यस यस सर। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो स्टार्ट करना है आज का क्लास। उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है। तो इन आवर माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंटली हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में डिस्कस क्या हुआ था सर? वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन याद है? डिमांड कर्व का याद है सबको? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ Yes, sir. डिमांड कर्व, है ना? Yes, sir. शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, उसके पीछे का कारण, ठीक है। तो अगर वो सब तो हो गया था, आज क्या करना है? आज इलास्टिसिटी पे जाना है। आज डिमांड का इलास्टिसिटी देखना है। ये भी एक मजेदार पॉइंट है, तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज दोनों दो एंगल से पढ़ना है आज। एक तो एक एंगल यूज करना है जिस एंगल से हम लोग इसको समझेंगे, दैट इज किस तरह से इलास्टिसिटी काम करता है, ठीक है। किस तरह से इलास्टिसिटी काम करता है रियल लाइफ में, ठीक है। वो एक एंगल तो होगा। और दूसरे एक एंगल जो ऑलवेज मतलब जो बात होता है, ठीक है, इन दी मतलब क्या है एक्चुअली इकोनॉमिक्स में क्या बोला है इलास्टिसिटी के बारे में। तो दोनों एंगल को देखना है, एक किताबी एंगल और एक प्रैक्टिकल एंगल, ठीक है। तो चलो पहले स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे बुक्स का बात और रियल लाइफ में आप क्या सीख सकते हो, दोनों चीजें ही धीरे धीरे बात करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। बताइएगा तो स्क्रीन शेयर है कि नहीं है? Yes, sir. है ना? ओके। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। तो पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग पहले देख लेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। अगर आपको लास्ट दिन का याद है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डिमांड कर्व अपनी जगह से किस तरह से मूव कर रहा था एंड शिफ्ट कर रहा था। लेकिन आज ये जो इलास्टिसिटी है, मतलब डिमांड क्या है वो तो आपको पता है सब, कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन ए प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बताओ कोई भी बता सकते हो, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? प्लीज बताओगे? एनीवन प्लीज? Sir, हाँ बोलो। other things remaining constant, demand increases with decrease in price of the commodity and vice versa. एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एंड अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर फंक्शन वाइज बोले तो, लॉ ऑफ डिमांड को मतलब डिमांड फंक्शन क्या है? Is the function of demand is a functional relationship between price of the commodity and क्या बोलते हैं demand quantity demanded. I mean, if price of commodity, then price of related goods, money income of the consumer, taste and preferences of customer, then expected of future prices, expectation of future prices and other factors. थैंक यू, ठीक है। तो दीज आर दी बेसिकली जिस पे डिमांड डिपेंड करता है ना। ये जो बात हो रहा है ये इस पे डिमांड डिपेंड करते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मतलब कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज का डिमांड कर लो इकोनॉमिकली, कोई भी चीज को दुनिया में आप ढूंढ लो, लेकिन उसका जो भी डिमांड होता है ना, ऐसे दुनिया में हर चीज इंसान को डिमांड करना ही होता है। अगर आप डिमांड नहीं करोगे, आप जस्ट सोचो एक बार कि अगर आप डिमांड नहीं करोगे तो फिर कोई भी चीज बनेगा कैसे? विदाउट डिमांड दुनिया में कोई भी चीज नहीं बनता। एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड तो डिमांड के थ्रू से ही होता है, चाहे जो भी हो। अब वही है कि डिमांड करने के पीछे हम लोग का हजारों रीजन होता है, उसका हजारों फंक्शंस भी होता है, ठीक है। तो ये जो रीजन है, फंक्शंस है, व्हाटएवर जो भी है, इसके पीछे इलास्टिसिटी कैसे काम करता है, ये हमें आज सीखना है, ठीक है। आज हमें इलास्टिसिटी किस तरह से काम करता है इसी में मेनली बात करना है, ठीक है। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग स्निग्धा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। किसका आवाज आया ये? सर नंदिनी। ओह नंदिनी, अच्छा। नंदिनी को मैं कब से पूछा था कि गुड इवनिंग, नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया था उस टाइम पे। सर रास्ताয় ছিলাম। ओह अच्छा, ठीक है, चलो।
तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे काम करते हैं, ध्यान से सुनना। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, व्हाइल अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, इफ ए प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो मतलब अगर इसको जैसे नंदिनी को मैं थोड़ा बता दूं, नंदिनी एक बेसिक पॉइंट है, चल क्योंकि तूने इससे पहले इकोनॉमिक्स प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं है तो मैं तेरे को ही बता देता हूँ एक बार, सबका रिवाइज भी हो जाएगा 2 सेकंड। क्या लूं, मोबाइल फोन ले ले, मोबाइल फोन ही ले लेते हैं। कौन सा मोबाइल पसंद है किसी को, आजकल क्या बेस्ट चल रहा है मार्केट में, बताओ ना। एप्पल, क्या बोलते हैं सर एप्पल में, एप्पल में अभी क्या चल रहा है, वर्जन बोलो ना कोई। आईफोन 12 आईफोन 12 प्रो मैक्स, क्या दाम है इसका, अरे बाप रे करीब 1.5 लाख के आसपास का दाम बता रहे हैं, 1,37,102। वेरी गुड सर, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इस पे मैं नंदिनी को थोड़ा सा समझाऊंगा डिमांड क्या है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी टुडेस क्लास, इलास्टिसिटी को समझने के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो नंदिनी देख, ये जो एप्पल आईफोन का दाम है प्रो मैक्स का, ऐसे सभी का ड्रीम होते हैं, मैं जितने को भी आज तक ऐसा कोई लोग मुझे नहीं मिला जिनको एप्पल या आईफोन का शौक नहीं है, ठीक है, या फिर पसंद नहीं करता, ठीक है। हाँ, कोई बोल सकता है कि नहीं आई एम ओके विद दिस थिंग्स, बट अगर उनको आईफोन मिले तो वो रखेगा कि छोड़ देगा। हेलो सर, ऐसे वो मतलब जेलसी से बोल सकता है कि आई एम ओके विद Xiaomi, आई एम ओके विद सैमसंग, बट इफ कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिला तो फिर आप आईफोन अगर आपको मिलेगा तो क्या आप छोड़ दोगे आईफोन को? हेलो, हाँ छोड़ दोगे, सच में छोड़ दोगे कि नहीं मुझे आईफोन नहीं चाहिए? हाँ सर, क्योंकि इसका सारा पेड ऐप है सर। अरे पेड ऐप का बात छोड़, लेकिन जब तू आईफोन ले पाएगा ना, ठीक है, तब जब तू आईफोन मतलब किसी से गिफ्ट नहीं, मतलब जब तू अपने मतलब बेसिकली अगर बोलूं तो औकात से, ठीक है, अपने औकात से जब इसको ले लेगा ना तो तेरे को ऐप पेड करने का भी ताकत आ जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन डिस्पाइट मतलब बात समझ कि अगर तुझे एक बार आईफोन का फीचर समझ में आ जाए ना, आईफोन से तू बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। मतलब आईफोन के अंदर बहुत सारा वर्सेटाइल पावर होते हैं, और जब तू ये फीचर्स का तेरे को ज्ञान मिल जाए ना तो तू बोलेगा कि यस आई विल गो विद आईफोन, बिकॉज इसमें सिर्फ फोन का काम नहीं सर, इसमें बहुत सारा चीजें होते हैं। आई थिंक जो लोग आईफोन कभी यूज किए हो या फिर जिसके पास है वो जरूर एग्री करोगे। मैं अभी तक आईफोन नहीं यूज किया सर, मैंने अभी तक आईफोन नहीं यूज किया, ठीक है। वायर्स होता है सब गोल्ड का होता है सर। यस सर, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने आईफोन के बारे में जानकारी ली और एप्पल के बारे में भी पढ़ाई किया, मैंने आज तक यूज नहीं किया, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है, अच्छा है, दुनिया का टॉप ब्रांड है सर। लेकिन सवाल क्या है सर, आप लॉ ऑफ डिमांड समझा रहे हो तो आईफोन के फीचर्स में क्यों जा रहे हो? सर आईफोन के फीचर्स में इसलिए जा रहे हैं कि चलो एक बार आईफोन देखते हैं, ठीक है। तो ये जो आईफोन है इसका दाम 1,37,000 के आसपास का दाम बता रहा है आईफोन 12 प्रो मैक्स, हाँ ठीक है, कुछ इस तरह का देखने में है। कल अगर इसका दाम कम हो जाए, ठीक है नंदिनी, कल अगर इसका दाम गिर के 50,000 हो जाए तो इसका डिमांड मार्केट में बढ़ेगा कि घटेगा? नंदिनी आंसर मी। सर बाड़बे। थैंक यू। तो अगर किसी भी चीज पे जब जिस पे लोगों का डिमांड मतलब होता है सर, इसमें एक कॉमन सेंस है कि सच में लोग आईफोन चाहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि लोग आईफोन चाहते हैं, क्योंकि लोग इसको पसंद करते हैं, अगर इसका दाम यही सेम फीचर्स और अचानक से ये कंपनी इसका दाम को कम कर दिया, ऐसे नहीं कि न्यू वर्जन आ गया, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अचानक इसका दाम 1,37,000 से कंपनी ने सोचा चलो यार इसको 50,000 में मार्केट में लॉन्च करते हैं, ठीक है, ऐसे से फॉर एग्जांपल। तो अगर यार 50,000 क्यों, अगर सिंपल इसका दाम अगर 1 लाख भी हो जाए ना तो भी इसका डिमांड बढ़ जाएगा। 37,000 इज ए बिग मनी, ओके। तो 37,000 से भी अगर कम हो जाए ना फिर भी लोग ये वाला फोन ज्यादा लेगा पहले से, यही ना, सही कि नहीं नंदिनी बोल, ज्यादा लेगा। अब उल्टा भी सोचते हैं कि अगर करेंटली 1,37,000 से जितना लोग आईफोन को खरीद पाता है, 1,37,000 से जितना लोग आईफोन को खरीद पा रहा है, अगर बाई चांस इसका दाम 1,37,000 से बढ़ा के अगर मैं इसका दाम करीब 1,80,000 कर दूं तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? नहीं सर, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। अब जब दाम को लेके मैंने बात किया ना, एक चीज याद रखना, इसमें एक पॉइंट हम लोग यूज करते हैं जो स्टार्टिंग में अयन ने भी बताया, सर अदर थिंग रिमेनिंग
कांस्टेंट। इसमें प्रोडक्ट का प्राइस मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस। अब कोई बोलेगा कि सर मुझे आईफोन नहीं, मुझे कुछ और पसंद है, तो दैट्स अ डिफरेंट इशू। या फिर रिलेटेड गुड्स का दाम कम हो गया तो लोग उस पर शिफ्ट कर जाएगा। ये सब चीजों को कांस्टेंट कर देना है, ठीक है, ये सब चीजों को कांस्टेंट कर देना है। इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है, अगर आपका इनकम ज्यादा है तो फिर आप हायर पे जा सकते हो। टेस्ट आपको मतलब आपको बहुत पसंद है, चाहे दाम 2 लाख ही क्यों ना हो इस फोन का, आप फिर भी इसको लोगे, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट व्हेन द मेन क्राइटेरिया इज प्राइस, ठीक है, व्हेन द मेन क्राइटेरिया इज प्राइस, ठीक है, कि दाम 1,37,000 है तो करेंटली इसका दाम है, अगर ये इसका दाम कम होके 1 लाख में हो जाए तो डिमांड लो हो जाएगा। यस, अगर दाम इसका कम हो जाए तो डिमांड लो हो जाएगा। वेरी गुड सर। 1 लाख आ जाए तो डिमांड कम, अगर दाम इसका 1 लाख से बढ़ के 1,37,000 से बढ़ के 1,80,000 हो जाए तो डिमांड हायर, सॉरी डिमांड लोअर। ओके, इसमें डिमांड लो और इसमें डिमांड हाई। सही बोला ना, गलती से कभी कभी बोल देता हूँ उल्टा। इसमें डिमांड हाई हो जाएगा, पहले जो लोग नहीं खरीद पाता था अभी ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद सकता है। इसके केस में पहले जितना लोग खरीदता था 1,37,000 से, उससे कम लोग इसमें शिफ्ट करेगा खरीदने के लिए। इट्स अ कॉमन सेंस, इट्स अ कॉमन सेंस। अब इसी कॉमन सेंस को यूज करना है इलास्टिसिटी पे, ठीक है, लेकिन ये इलास्टिसिटी का कॉमन सेंस तो देखेंगे सर। और अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब समझ में आया रे नंदिनी, कि जब प्राइस को लेके बात करें ना तो बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना है। जैसे रिलेटेड गुड्स का दाम में क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ेगा, इनकम बड़े कमे इग्नोर करो, टेस्ट प्रेफरेंस इग्नोर करो, एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस फ्यूचर में क्या होगा इग्नोर करो, अदर फैक्टर कुछ भी हो इग्नोर करो, ठीक है। मतलब जब सिर्फ प्राइस को लेके बात करेंगे तब प्राइस इज द सोल क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डिमांड। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी चीज पे डिमांड डिटरमाइन नहीं होता सर, बाकी चीजों से भी डिमांड डिटरमाइन होता है ना, हम लोग लास्ट क्लास में किए हैं, जिन्होंने मिस किया आई विल शेयर दोस क्लास। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या बाकी चीज भी डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, यस और नो? हेलो, यस सर। यस ना, बाकी चीजें भी डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, बट उसका थोड़ा तरीका अलग है। बट नॉर्मली डिमांड पूछे तो प्राइस इज द नॉर्मल क्राइटेरिया। इन जनरली पूछा जाए तो प्राइस इज द मेन क्राइटेरिया। ओके, तो क्योंकि प्राइस मेन क्राइटेरिया है तो फिर प्राइस को लेके लॉ ऑफ डिमांड रेडी किया गया है, ठीक है। तो हम लोग आज आईफोन को दिमाग में रखें, ठीक है। ये देखो क्या आईफोन का क्या मतलब क्या गजब दिखा रहे हैं इसका सिस्टम, तो इसका कैमरा वगैरह है ना, मतलब टॉप लेवल है सर, इसीलिए इसका इतना दाम है। का बहुत सारा फीचर्स है इसके अंदर, इसका इमेज का सिस्टम जैसे दिखा रहा है ना कुछ ऐसे ही देखने में होता है इसका एवरीथिंग। ओके चलो, दैट्स अ डिफरेंट इशू। हम लोग एप्पल को लेके एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहते, बट एक ब्रांड का इलास्टिसिटी भी समझना है, दैट इज व्हाई मैं जो एप्पल को यूज किया, ब्रांड का इलास्टिसिटी भी कैसे समझना होता है। चलो तो नाउ एकदम फटाफट डीप डाइव करते हैं सर प्राइस इलास्टिसिटी पे, ठीक है। इतना देर से प्राइस पे बात हो रहा था, अब देखो इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स। ध्यान से सुनिएगा, one of the variables on which demand depends. These variables are P, PR, Y, T, E, O. That means इतना देर से मैं क्यों फिर से लॉ ऑफ डिमांड पे बार बार बात कर रहा था, आई होप अभी समझ में आ रहा है कि इतना देर से मैं इसलिए बार बार डिमांड पे बात कर रहा था कि डिमांड का जो डिटर्मिनेंट्स है जिस पे डिमांड डिपेंड करता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस, इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जैसे एप्पल का क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा था, हेलो बताइएगा सर, अभी मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था उस पे एप्पल का डिमांड चेंज हो रहा था ना, जब इसका दाम 1,37,000 था तब से फॉर एग्जांपल इन आवर कंट्री दैट इज इंडिया में, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इंडिया में सपोज मानो कि जब इसका दाम 1,37,000 है तब इंडिया में शायद 10 लाख लोगों के पास ये फोन है, ठीक है, 10 लाख यूजर्स ऑफ आईफोन। ओके, दाम अगर कम होके 1 लाख आ जाए तो मे भी हो सकता है कि 10 की जगह 15 लाख लोग इसको यूज करें। ओके, तो डिमांड में क्या हो गया सर, क्वांटिटी डिमांड चेंज हो गया ना, पहले 15 लाख अभी 10 लाख लोग यूज कर रहे हैं, मतलब मार्केट में 10 लाख फोन सेल हुआ है। जैसे दाम 1,37,000 से 1 लाख हो गया, 5 लाख लोग एक्स्ट्रा आ गया मार्केट में, ठीक है, तो डिमांड बढ़ गया इसका। लेकिन दाम जब इसका बढ़ जाए किसी कारण से तब 10 लाख से ये 15 लाख हुआ था, ये क्या हो गया सर, ये 5 लाख पे आ गया। बात कुछ समझ में आ रहा है सर? हेलो, सभी को पूछ रहा हूँ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलिएगा सर। काजल
काजल कनेक्ट हो रहा है रे वो? यस सर। ओके, तो सुन ध्यान से। स्निग्धा सुनते हुए अच्छी, बुझते हुए अच्छी तो स्निग्धा? यस सर। ओके, तो फिर प्राइस इलास्टिसिटी। अब नाउ लेट्स कम्स टू प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजुअली रिफर्ड टू एज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको मेनली प्राइस इलास्टिसिटी कहा जाता है, जिसमें ईडी इक्वल्स टू होता है ईपी। मतलब इलास्टिसिटी, एक्चुअली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रियल नाम है सर ईडी, बट ईपी को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी नॉर्मली 3 तरह का होता है, ठीक है? एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी एंड तीसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। We will discuss each and every elasticity in later stages, but currently our main focus is EP, that is price elasticity, जिसको actually substitutely use कर सकते हैं ED के नाम पे। मतलब the real, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बात करें तो प्राइस इलास्टिसिटी को ही दिमाग में रखा जाता है। ये लोग भी आ सकते हैं सर, इनकम क्रॉस, दे आर आल्सो वेलकम, बट मेन जब इलास्टिसिटी का बात करें स्टार्टिंग में, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू एक्चुअली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब शायद आप तभी से सोच रहे हो सर ठीक है डेफिनेशन अभी भी समझ में नहीं आया। ओके, डेफिनेशंस को समझने का एक इजी तरीका अपनाओ सर। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मतलब बेसिकली अगर मैं तब से इलास्टिसिटी चिल्ला रहा हूँ, लेकिन कोई यही नहीं बताया कि सर इलास्टिसिटी होता क्या है। सर इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज कितना होता है। चेंज मतलब सर आप लोग ये देखे हो सर, क्या बोलते हो उसको, अरे रबर देखे हो? रबर जो जिसमें अगर मैं घर पे देखूं तो जैसे मैं माँ को देखा हूँ, बहन को देखा हूँ, इवन मैम को भी देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गार्डर से बाल वगैरह बांधते हैं, लड़की लोग करते हैं सर। या फिर गार्डर से हम लोग प्लास्टिक को बांधते हैं, किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं वो भी करते हैं सर। प्लास्टिक तो देखे होंगे जिसके थ्रू से वो गार्डर को यूज करते हैं। गार्डर क्या होता है, बढ़ता कमता है कि नहीं है? हेलो, सिंपल सा बात है। ये एक अगर गार्डर है, इसको अगर थोड़ा सा हाथ से बढ़ाओ तो ये बढ़ जाएगा, फिर इसको अगर थोड़ा सा नीचोड़ो तो ऐसे छोटा सा भी हो जाता है। हेलो, होता है कि नहीं होता गार्डर सर? यस सर। यस सर। होता है ना? तो एक्चुअली इलास्टिसिटी एक्चुअली यही गार्डर है सर। इलास्टिसिटी एक्चुअली वो गार्डर है जो रबर होता है ना सर, वही रबर है ये, ठीक है? ये रबर ही है, बट जैसे रबर बढ़ता कमता है, ठीक है, ऐसे रबर बढ़ता कमता है। तो ये रबर बढ़ता कमता है वेदर के कारण, और यहाँ पर प्रोडक्ट का डिमांड उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करके, प्रोडक्ट का डिमांड उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करके बढ़ता कमता है, एंड दैट इज द मेन रीजन ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे कि एकदम स्टार्टिंग वाला एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं मान रहा हूं आज का, दैट इज जैसे मैंने आईफोन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया आप सबके सामने, है ना? आईफोन का मैं इसलिए यूज किया कि ये जो मैं आपको समझा रहा था ना कि भाई आईफोन के साथ क्या हो रहा है बताओ, तो आप सभी ने बताया कि क्यों दाम कम होता है, ज्यादा होता है। तो एक्चुअली मैं किस चीज पे बात कर रहा था? एक्चुअली मैं आईफोन के इलास्टिसिटी पे बात कर रहा था, है ना? एक्चुअली मैं आईफोन की इलास्टिसिटी पे ही तो बात कर रहा था कि जब दाम कम हो रहा था तब ज्यादा लोग ले रहा था, दाम ज्यादा हो गया तो कम लोग ले रहे हैं। तो ये जो ज्यादा लेना कम लेना, ज्यादा लेना कम लेना, क्या है सर? इलास्टिसिटी तो है। हेलो, यस सर। यस ना? दिस इज द इलास्टिसिटी। अब ये जो टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये एक्चुअली आपको रियल में क्या सिखाते हैं, या आपको इकोनॉमिक्स में क्या ज्ञान देता है? ये आपको इकोनॉमिक्स में ये ज्ञान देता है कि इकोनॉमिक्स आपको इलास्टिसिटी के बारे में ये सिखाते हैं कि अल्टीमेटली आप जिस चीज का बिजनेस करते हो, अगर आप एक आईफोन डीलर हो तो आपका दिमाग आईफोन के इलास्टिसिटी पे जाएगा, बिकॉज मार्केट में दाम ज्यादा होना कम होना सारा का सारा डिपेंड करते हैं, जो लोग आईफोन का बिजनेस करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उन पे इफेक्ट आता है सर। आईफोन का प्राइस बढ़ना घटना, इट्स डिपेंड। अगर आप एक गोल्ड डीलर हो सर, गोल्ड प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में? गोल्ड प्राइस टुडे इंडिया में, ये देखो सर, 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड दिख रहा है सर सबको, ये कोलकाता का प्राइस है, ठीक है? 10 ग्राम ऐसे आप इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है सर, ठीक है? गोल्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, कमोडिटी मार्केट का पार्ट है। घर पे गोल्ड लाने का जरूरत नहीं है। हेलो, घर पे गोल्ड लाने का जरूरत नहीं है, आप वर्चुअल भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वो आजकल पेटीएम वगैरह भी कर रहा है, बट इसका एक्चुअल मार्केट भी है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, गोल्ड के मार्केट में रिसेंट 1 मंथ में गोल्ड का दाम कम हुआ है, क्या सबको दिखाई दे रहा है? हेलो,
Yes, sir. 51,000 था, फिर अभी 48 के आसपास हो गया था, फिर आज थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। इसके पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने बजट का क्लास तो सभी को किया था, मैं जितना याद है मुझे। आपको याद है बजट में मैंने डिस्कस किया था कि निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारा, उन लोगों ने डिसाइड किया कि गोल्ड पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया जाए, क्योंकि इंडिया में फेस्टिव सीजन है और लोग गोल्ड बहुत यूज करते हैं, तो इम्पोर्ट ड्यूटी को लोअर किया गया। और जैसे ही लोअर किया गया तो ऑटोमेटिकली गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में हमारे इंडिया पर कम हुआ है, मतलब गोल्ड का लाने का खर्चा कम किया गया है। अगर आप इसका मैक्सिमम सिचुएशन देखो लास्ट 5 साल का, हाँ लास्ट 5 साल नहीं, थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 5 साल से थोड़ा ज्यादा में भी हो सकता है, 2000 हाँ सिर्फ 16, हाँ 5 साल, 2016 में अगर आप एक 10 ग्राम सोना खरीद के रखते तो उस टाइम पे दाम हुआ करता था 31,500। ओके, तो लास्ट 5 साल में सोना का दाम बढ़ते 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 50,000 में गया सर। कुछ समझ में आ रहा है सर? दिस इज हाउ द गोल्ड प्राइस इन कोलकाता मार्केट। ओके, इस तरह से एक्टिविटी किया है। ठीक है, आप यहाँ पर जाके इंडिया का हर एक जैसे मुंबई का सोना का बहुत बड़ा मार्केट है, मुंबई में भी चेक कर सकते हो, आसपास में ही होता है, मुंबई भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेगा, आसपास में ही होगा। ये मुंबई का है, ये भी देख सकते हो, वैसे ही सेम टू सेम टाइप का है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, स्टैंडर्ड है, काफी ज्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो बेसिकली सर क्या समझाने का कोशिश क्या कर रहे हो सर? वही कोशिश कर रहे हैं ना कि दाम के ज्यादा और कम होने के कारण, ये तो मार्केट प्राइस है, ये तो गोल्ड का वैल्यू प्राइस है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोग बिजनेस करते हैं गोल्ड का, जो लोग आईफोन का डीलिंग करते हैं और जो बायर के तौर पे ये चीज खरीदने जाते हैं, वो डिमांड को डिटरमाइन करता है और ऑटोमेटिकली उसमें एक इलास्टिसिटी इफेक्ट आता है। कुछ समझ में आ रहा है सर? पहले से सोना का दाम कम हुआ है तो इंडियंस जो है ऐसे गोल्ड वगैरह खरीदना पसंद भी करते हैं, तो क्या पहले से ज्यादा लोग गोल्ड में खर्चा करेगा? यस और नो? मतलब जो लोग 51,000 में नहीं खरीद पा रहा था, वो 48,000, मतलब पर 10 ग्राम में अगर उसको 3,000 का बचत होता है, तो क्या वो इसको यूज नहीं करेगा फेस्टिव में? मतलब बेटी की शादी देना है या फिर घर में किसी को गिफ्ट करना है, तो करेगा ना? तो इसका डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डिमांड विल इंक्रीज और नॉट? हाँ बढ़ेगा सर डिमांड, ऑब्वियसली डिमांड विल इंक्रीज। तो बेसिकली व्हाट वर्क्स हियर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर क्या काम कर रहा है? इलास्टिसिटी तो काम कर रहा है। समझ में कुछ आ रहा है सबको? यस सर। सभी को पूछ रहा हूँ, अयन बोला, राजू भी बोला, आयुष भी बोला, नंदिनी, शाइनी, सबको पूछ रहा हूँ, स्निग्धा, समन्विता, क्लियर हो रहा है ना? ओके, यस सर। ठीक है सर। तो आई थिंक इतना देर से ये सब प्रैक्टिकल चीजें देखते हुए दिमाग में छप गया सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या। ठीक है, तो अभी आप अगर इतना देर का प्रैक्टिकल चीजें देखने के बाद अभी आपको अगर मैं फिर से एक बार डेफिनेशंस को गो थ्रू कराऊं, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको मगअप करने का जरूरत है, मतलब इसको रटने का कोई जरूरत है। तो जस्ट एक बार देखो, इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन व्हिच डिमांड डिपेंड्स। These variables are P, PR, Y, T, E, O. Price elasticity of demand is usually referred to as elasticity of demand. तीन तरह का होता है, इसमें आगे बात करते हैं। And now what is price elasticity of demand? It is measured as percentage change in quantity demand divided by percentage change in the price. Other thing remaining equal. तो बेसिकली जब प्राइस को चेंज करके हुए बात करेंगे तो बाकी चीजों को क्या कर देंगे सर? फ्रीज कर देंगे। ये तो डिमांड का रूल है, अदर थिंग रिमेनिंग इक्वल। हमेशा सबको वैरी कर देंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। पुराना लेक्चर एक बार फिर से देख लेना, मैं वहां पर डिस्कस किया था कि अदर थिंग रिमेनिंग इक्वल क्यों किया जाता है। बिकॉज अगर सभी फैक्टर्स को अगर वैरी कर देना तो हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, तो इसीलिए अगर हम प्राइस को लेके काम कर रहे हैं तो अदर फैक्टर को कांस्टेंट करना एक लॉजिक है, नहीं तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे। हम कोई बोलेगा नहीं मुझे दाम फर्क नहीं पड़ता, रिलेटेड प्रोडक्ट का दाम कम हुआ है, तो आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड डिटरमाइन कर रहे हो ना, तो एक पर्टिकुलर मुद्दा लेके चलो कि भाई हमें प्राइस को रेगुलेट करना है, तो फिर प्राइस के ऊपर, जैसे अभी गोल्ड पे कर रहे थे, आईफोन पे कर रहे थे, तो प्राइस पे डिपेंड थे, तो पसंद पे नहीं ना। कोई लोग होते हैं कि अरे भाई दाम कुछ भी हो चलो खरीदेंगे, बात समझ आ रहा है? तो उस पर आप डिमांड डिटरमाइन नहीं कर पाओगे उस तरह से। दाम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो अब आपके लिए दाम इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हो सर?
आपके लिए अगर दाम इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो फिर वो अलग पॉइंट आ जाएगा ना। इसीलिए जब प्राइस को कॉन्सेप्ट में मान के चलेंगे तो बाकी चीजों को क्या कर देंगे, एक फ्रीज कर देंगे, एक रिमेनिंग कांस्टेंट कर देंगे। अब एक फॉर्मूला यूज किया गया है यहाँ पर, फॉर्मूला भी बड़ा इजी है, फॉर्मूला याद रखिए सर, बड़ा काम का है। मैथ्स पूछते हैं सर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ईडी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बोला सर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं सर, जियोमेट्रिक फॉर्म में लिखे तो फॉर्मूला वाइज कुछ ऐसे भी देखने में हो सकता है, कुछ इस तरह का भी देखने में हो सकता है। परसेंटेज, मैं इसको लिख रहा हूं, हाँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कुछ चीजें ध्यान से सुनिए, आई नो कि पहले भी किसी ने पढ़े होंगे जरूर, बिकॉज बहुत पॉपुलर टॉपिक है। अब इसका इस तरह भी होता है, परसेंटेज डेल्टा Q डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा P। हियर डेल्टा इक्वल्स टू चेंज, ओके। डेल्टा एक ग्रीक साइन है सर, ग्रीक साइन है, ठीक है, ग्रीस में यूज होता था, उसको बाद में मैथमेटिकल लाइन में भी इसको यूज किया जाता है। डेल्टा, गामा, थीटा, ये सब ग्रीस में यूज होता था, तो ग्रीक लैंग्वेज है जिसमें डेल्टा का मतलब होता है चेंज, मतलब ये मैथ में यूज किया जाता है, ठीक है। सब इकोनॉमिक्स में जो भी फॉर्मूला वगैरह का यूज होता है वो थोड़ा बहुत मैथ्स का हेल्प से ही होता है, ठीक है। मतलब विदाउट मैथ स्टैट्स इकोनॉमिक्स कोई काम का नहीं है। और इकोनॉमिक्स किसी भी कंट्री का अगर आपको तय करना है, किसी भी कंट्री का, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री का इकोनॉमिकल एनालिसिस करो तो मैथ्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है। तो विदाउट इकोनॉमिक्स दे कांट, they don't have any use, and without इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड स्टैट्स का भी प्रॉपर यूज नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज अल्टीमेटली पूरा दुनिया एक ही चीज के लिए लड़ रहा है, अपने आप को डे बाय डे इकोनॉमिकली और साउंड करना। दुनिया में और किसी चीज को लेकर लड़ाई नहीं है, चाहे आप साइंस का यूज करो, चाहे आप कॉमर्स का यूज करो, चाहे आप आर्ट्स का यूज करो, लेकिन अल्टीमेटली द होल वर्ल्ड एक ही पॉइंट पे टिका हुआ है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, उसी को लेके पॉलिटिक्स, उसी को लेके जो भी वार चल रहा है, कोल्ड वार, एवरीथिंग। कोई अपना एरिया बढ़ाना चाहता है, जैसे चाइना जैसा कंट्री वो चाहते हैं कि इंडिया का भी पूरा हिमालय ही ले ले। पाकिस्तान जबरदस्ती हमारा कश्मीर लेना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह से दुनिया में आप कहीं भी देखो, ये चाइना इधर से ताइवान लेना चाहता है, ठीक है, इधर ताइवान चाहते हैं कि वो अलग हो जाए। तो कोई अपने आप को एक टॉप क्लास बिल्ड क्वालिटी चाहते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट चाहते हैं। दुनिया में और कोई काम ही नहीं है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट छोड़ के, किसी का और कोई काम नहीं है, सब इसी चीज के पड़े हुए हैं। अब उसी के अंदर बाकी सभी चीज आते हैं सर, अब जो भी नाम लो सब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये परसेंटेज डेल्टा Q बाई परसेंटेज डेल्टा P को अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं आपके साथ, तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगा। सर क्या दिखाई देगा? डेल्टा का मतलब तो हो गया चेंज, ओके। अब मैंने आपको बोला कि परसेंटेज डेल्टा Q मतलब क्वांटिटी डिमांड है ना, Q मतलब है क्वांटिटी डिमांड, एंड P का मतलब क्या मैंने बताया आपको, प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आप कर सकते हो, सर फॉर्मूला जो बनाया गया, ध्यान से सुनिएगा सर, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है, ऑब्वियसली दिस इज अ फॉर्मूला, बट फॉर्मूला तो पहले मैंने आपको नहीं समझाया ना, मैंने पहले आपको मतलब समझाया, पहले आपको क्या समझाया, मतलब समझाया, बाद में इसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। तो बेसिकली बार बार हम लोग जब रीड कर रहे हैं, इट इज द मेजर्ड एज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। तो इसको जब हम लोग फॉर्मूला कर रहे हैं, एक पॉइंट बार बार आ रहा है सर कि सर प्राइस को नीचे दिया जा रहा है और क्वांटिटी को ऊपर। कोई मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों, कि प्राइस नीचे, मतलब व्हाई प्राइस इज इन द डिनोमिनेटर एंड क्वांटिटी इन न्यूमरेटर? हेलो, एनीवन बताओ सर कि परसेंटेज डेल्टा P को नीचे लिखने का क्या मतलब है और क्वांटिटी को ऊपर लिखने का क्या मतलब है? मतलब मैंने एक्चुअली देखा कि बहुत स्टूडेंट्स ना गलती से क्या करते हैं, परसेंटेज डेल्टा P डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा Q, बिकॉज वो रट के जाते हैं और इसीलिए वो फॉर्मूला का उल्टा यूज करते हैं, तो आंसर गलत निकलते हैं सर। एंड नाउ
दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग कि क्यों हम लोग क्यू को, डेल्टा क्यू को ऊपर में लिखेंगे या डेल्टा पी को नीचे लिखेंगे? व्हाट इज द रीजन? क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? कोई बताओगे सर? एनीवन? स्निग्धा, आयन, राजू, साइनी, काजल, कोई तो बोलो सर। विश्वजीत, स्नेहाशीष, अरिजीत, जिसका भी नाम मेरा नाम सामने आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बोलो क्या रीजन है प्राइस को नीचे लिखने का एंड क्वांटिटी को ऊपर लेने का? क्वेश्चन समझ में आया सबको? सर कारण सर क्वांटिटी इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय प्राइस। क्वांटिटी इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय प्राइस, ऐसे थोड़ी ना होता है। हम क्या प्राइस को क्वांटिटी से डिवाइड नहीं कर सकते? ऐसा नहीं करते क्या? चाहे तो कर ही सकते, प्राइस को क्वांटिटी से डिवाइड करने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? कॉस्टिंग तो करते हैं कितने बार किसी भी प्रोडक्ट का। दित्सा बोल। नंदिनी, व्हाई क्वांटिटी ऊपर एंड प्राइस नीचे? सर इलास्टिसिटी তে তো we actually show how the quantity is changing, মানে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডটা কি করে চেঞ্জ হচ্ছে, তাই এন্ড বেসে আমরা নরমালি লিখছি যেটা ইফেক্ট করছে, এখানে তো প্রাইসের চেঞ্জেস, সো কোয়ান্টিটি আমরা বের করতে পারি। সো ইন দ্যাট কেস দ্যাট সিনারিও উই আর কিপিং কোয়ান্টিটি অ্যাজ নিউমেরিক, বিকজ I mean elasticity of demand তো মানে কোয়ান্টিটি কতটা চেঞ্জ হচ্ছে ডিউ টু চেঞ্জ ইন প্রাইস। ओके, मतलब ट्राई तेरा अच्छा था, बहुत अच्छा ट्राई किया तूने। मतलब तेरा जो कॉन्सेप्ट का जो मतलब जो तरीका है ना, मैं समझ रहा हूँ, तो समझ रहा है मैटर को, बट थोड़ा इजी और समझा दे तो बड़ा मजा आ जाता। सर अगर मैं आपको एक सवाल करूं कि एग्जाम में आपको नॉर्मली एग्जाम जो होता है, स्टैंडर्ड एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। हेलो, दुनिया में किसी भी कोने में चला जाओ, स्टैंडर्ड एग्जाम 100 वैल्यू का होता है ना? 100 में आपको कितना मिल रहा है? इफ यू गेट 70, ओके, देन वी विल वैल्यूएट कि आपको 70 मिला आउट ऑफ 100, है ना? तो 500 नीचे, बिकॉज 100 इज द डिपेंडेंट थिंग, मतलब जिसके ऊपर डिपेंड करके आपको कितना मार्क्स मिला, है ना? यस सर। एंड दैट इज द रीजन कि आप 100 को नीचे लिखे और जो आपको मिला है, मतलब जो आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट आपका ऊपर और इनपुट आपका नीचे, ठीक है? 100 आपका इनपुट है, इतना आपको तो दिया है, क्वेश्चन जो भी आपको मिला वो 100 का मिला, बट आपका आउटपुट कितना मिला? 70। सो रिजल्ट्स जो है, आउटपुट जो आते हैं, मतलब इफेक्ट क्या है एंड कॉज क्या है। अगर कॉज ये है तो इफेक्ट में आपको ये मिला, कारण 100 था लेकिन उसका इफेक्ट क्या हुआ? 70 मिला, ठीक है? अब एग्जैक्टली यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, डिमांड का चेंजेस किस पे डिपेंड करता है? प्राइस। समझ में आया सर? बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, लेकिन आयन ने थोड़ा सा ट्राई जरूर किया, उसका तरीका सही था बोलने का, लेकिन बाकी लोगों ने चुप था। मैं सोचा था कोई तो जवाब देगा। विश्वजीत कुछ बोला नहीं? विश्वजीत का आवाज ही नहीं आ रहा है। ओके चलो, विश्वजीत मेरा आवाज पा रहा है तू नहीं पा रहा है? सर बोल बोल बोल। समझाइएगा ना, नहीं समझ में आया हमको। नहीं समझ में आया? अरे बाबू, क्वांटिटी डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड मतलब कि तुझे आईफोन तुझे 2 लेना है या 1 लेना है या 4 लेना है। सपोज तू 4 आईफोन लेना चाहता है, तो उसके लिए तू क्या सोचेगा? 4 आईफोन जाके ले लेगा फिर, या फिर उसका दाम डिटरमाइन करेगा? कि पहले दाम क्या पूछेगा? पहले दाम न पूछेंगे। तो वही तो हुआ ना। तो तेरा डिपेंडेंट चीज क्या है? दाम। दाम पे डिपेंड करता है क्वांटिटी कितना चाहिए, जो जिसके ऊपर डिपेंड है वो नीचे ही आता है सर हमेशा, और जो आउटकम आता है वो ऊपर ही जाता है। तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर आपका आउटकम है, तुम कितना डिमांड करोगे वो हमेशा तुम्हारा ऊपर जाता है। जैसे कि यहाँ पर 70 मार्क्स तुम्हें मिला, तुम्हारा आउटकम है, और तुम्हें पता था कि 100 मार्क्स तुम्हारा टोटल है। सिमिलरली प्राइस क्या है ये तुम्हें पहले मालूम होगा, उसके बाद तुम डिटरमाइन करोगे कि भाई तुम्हें क्वांटिटी कितना चाहिए। तो हमेशा प्राइस पे ही क्वांटिटी मतलब डिटरमाइन होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का थ्योरी यही बताते हैं, जो बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि पहले हम लोग प्राइस पूछते हैं और उसके रिगार्डिंग हम सोचते हैं कि हमें ये वाला चीज करना है, खरीदना है या नहीं।
या कितना खरीदना है। एंड दैट इज द रीजन कि परसेंटेज डेल्टा पी को नीचे देना पड़ा एंड परसेंटेज डेल्टा क्यू को ऊपर देना पड़ा। मतलब भूलने का कोई चांस नहीं है कि सर मैं फॉर्मूला भूल गया। क्यों भूलोगे फॉर्मूला? बिकॉज फॉर्मूला तो लॉजिकल है ना। क्या फॉर्मूला भूलने वाला है क्या? ये कोई भूलने वाला फॉर्मूला तो नहीं है ना सर? नहीं नहीं। ये हमेशा याद रह जाएगा। मतलब कभी रटने का भी जरूरत नहीं है कि क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करता है प्राइस पे। तो प्राइस पे अगर डिपेंड करता है तो प्राइस नीचे एंड क्वांटिटी डिमांड ऊपर। स्निग्धा बुझते वेरे चीज? Yes, sir. ओके। अरिजीत बॉल बुझते पालनी की पालनी ना? है सर। तो बोलली ना क्या? एक्सपेक्टेड छिलो आंसर। ओके चलो, तो फॉर्मूला याद रखिएगा सर। हाँ, परसेंटेज डेल्टा क्यू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला रहेगा और एक दूसरा फॉर्मूला है जिसमें थोड़ा सा वो क्वार्टाइल डेविएशंस का इंटरपोलेशन टाइप का फॉर्मूला यूज किया गया है। वो आप स्टैटिस्टिक्स में सीख जाओगे, बट ये भी एक तरीका है इलास्टिसिटी डिटरमाइन करने का। जैसे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है क्यों, इनटू पी बाई क्यू। ठीक है, ये पी बाई क्यू जो है इनटू पी बाई क्यू कर रहे हैं। ये तब किया जाता है जब आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअल परसेंटेज कितना है। तो परसेंटेज को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये P का मतलब है ओल्ड प्राइस। हाँ, मैं आपको बता दूं, P का मतलब है ओल्ड प्राइस एंड Q का मतलब है ओल्ड क्वांटिटी। तो जस्ट ऑपोजिट से इसको मल्टीप्लाई करके आपको चेंज समझ में आ जाता है। ये एक स्टैटिस्टिकल तरीका है। ठीक है, तो ये तरीका तो आप यूज करते ही आप समझ जाओगे कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। तो इलास्टिसिटी समझने के लिए आपको दो फॉर्मूला चाहिए, ये एक फॉर्मूला एंड ये एक फॉर्मूला। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है वही अभी आपको सीखना है। बात कुछ समझ में आया सर? हेलो, दो फॉर्मूला है, अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है वो आपको क्वेश्चंस देख के या क्वेश्चंस को पढ़ के समझना है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चंस लिखते हैं और इसको समझते हैं। अच्छा चलो, क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन में ही है तो मैं और अलग से लिखूंगा नहीं। तो क्या ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है सर स्क्रीन में? हेलो, क्या स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है? As the price of X increases by 5%, as the price of X increases by 5% and demand falls by 8%, what is the elasticity of demand for X commodity? आपको पूछा है कि X commodity का ED और EP निकाल के बताओ कितना होगा। ट्राई करो सर, क्वेश्चंस को करके बताओ मुझे। As the price of X कितना? 1.6। अच्छा, विश्वजीत को तब पूछ रहे थे कोई आवाज नहीं आ रहा था, अभी विश्वजीत का आवाज आ गया। क्या बात है विश्वजीत, कहाँ चला गया था तू? सर यहीं थे। नहीं थे पर पूछ रहे कोई आवाज नहीं था। वाह, तो सर ये तो अच्छा है, लुका छुपी खेलते हो। अच्छा, तो विश्वजीत ने जवाब दिया सर ED इक्वल्स टू 1.6। क्या सभी कोई ऐसा जवाब दोगे क्या? So 1.6 plus 1.6 प्लस 1.6 मतलब पॉजिटिव 1.6। ओके, पॉजिटिव 1.6। क्या और कोई कुछ बोलोगे? कुछ समझ में आया कि क्यों 1.6 आ रहा है या फिर क्या कैलकुलेशंस क्यों ऐसे करना है? प्राइस ऑफ X इंक्रीज बाय, X का दाम 5% में इंक्रीज किया एंड X का डिमांड 8% में फॉल किया। ये तो नॉर्मल डिमांड का रूल फॉलो हुआ सर। जब चीजों का दाम बढ़ता है तब उसका डिमांड फॉल होता है ना। जैसे आईफोन का दाम बढ़ा था तो डिमांड फॉल हुआ था, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको बोला कि दाम 5% में बढ़ा और डिमांड 8% में घटा। तो आपको पूछा कि इसका इलास्टिसिटी क्या होगा, तो आपको सिंपल कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, परसेंटेज डेल्टा क्यू बाई परसेंटेज डेल्टा पी। और आपको तो दोनों परसेंटेज पता है सर। परसेंटेज डेल्टा क्यू कितना है, क्वांटिटी डिमांड में कितना फॉल हुआ है सर? 8% ना। और परसेंटेज प्राइस पे कितना फॉल हुआ है? 5%। तो 8/5, हाँ 8/5 तो 1.6
Yes. 6 8/5 करने से 1.6 आता है कि नहीं आता? हाँ सर। 8 डिवाइडेड बाई 5 1.6। तो ये अगर आपको पूछा गया सिंपल, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्राइस एक कमोडिटी एक्स इज 1.6। हेलो सर, कुछ समझ में आया? आपको यही पूछा गया था कि आप इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करो, तो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 1.6। क्या सबको समझ में आ रहा है या किसी को कोई डाउट है तो बोलो सर। एनी डाउट सर? इजी है, बड़ा इजी है, बस कॉन्सेप्चुअल है, कैलकुलेशंस में कोई दम नहीं है, जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल। देखो सिंपल, एकदम सिंपल कैलकुलेशंस किया हुआ है, आप देख भी सकते हो। 8% बाई 5% 1.6, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1। अब ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, हाँ, इलास्टिसिटी प्राइस ग्रेटर देन 1 आपको लिखना ऐसे है, हाँ, जब भी आप लिखोगे या फिर जब भी आपका ऑप्शंस रहेगा एमसीक्यू टाइप में, तो आपका ऐसा ही लिखा रहता है, ईपी ग्रेटर देन 1, ईपी लेस देन 1, आइडेंटिफाई करना, ओके। ईपी ग्रेटर देन 1 है, ईपी लेस देन 1 है, ईपी इक्वल्स टू 1 है, जो भी हुआ है, तो आपका 1.6 का आंसर है। तो 1.6 एक से ज्यादा है, एक है या एक से कम है? हेलो, 1.6 इज ग्रेटर देन 1, है ना? दैट मींस अब यहां पर एक सवाल है सर, इलास्टिसिटी, किसी भी चीज का इलास्टिसिटी, किसी भी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी मेजर करने का जो तरीका है वो है 1, ओके। मतलब यही एक तरीका है, मतलब व्हाट इज 1 हियर? 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलास्टिसिटी। ये जो 1 है ना सर, 1 is a measurement unit. It's a measurement unit for elasticity of any product. मतलब कोई प्रोडक्ट इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, मतलब इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या यूनिट इलास्टिक है। दैट मींस अगर 1 है तो क्या बोलेंगे सर? If 1 then यूनिट इलास्टिक, मतलब एक के बराबर है, मतलब इलास्टिक है, एक स्टैंडर्ड इलास्टिक है, ये एक है इसका। जब आंसर, जब ईपी इक्वल्स टू 1 हो जाए तो इसका मतलब ये यूनिट इलास्टिक है। जब ईपी ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है, जैसे हमारे एग्जांपल पे 1.6 आया जो ग्रेटर देन 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे सर? मोर इलास्टिक डिमांड। इसको बोलेंगे मोर देन इलास्टिक, है ना? इसको मोर देन इलास्टिक कहते हैं, ठीक है, मोर देन या ग्रेटर देन इलास्टिक, मतलब इलास्टिक, बहुत ज्यादा ही इलास्टिक है ये। और अगर आपका इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो इसको क्या बोलेंगे? लेस देन इलास्टिक, ओके। इसको कहते हैं लेस देन इलास्टिक, मतलब इसका इलास्टिसिटी कम होगा अगर किसी प्रोडक्ट का होगा। मोर इनइलास्टिक को तो बोला जाए, मोर इनइलास्टिक। हाँ, मोर इलास्टिक, हाँ, मोर इनइलास्टिक, हाँ, यस यस यस, वो तो सिनोनिमस हो गया, ठीक है, ठीक है। मोर इनइलास्टिक कहने का तरीका है, यस, यू कैन से मोर इनइलास्टिक। कुछ रियल एग्जांपल्स करेंगे अभी तो और समझ में आ जाएगा। तो लेस देन इलास्टिक, मोर इनइलास्टिक इज अ सिमिलर वर्ड, ठीक है। तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है तो यूनिट इलास्टिक, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो मोर देन इलास्टिक। प्रोडक्ट जो है उसका इलास्टिसिटी का मेजरमेंट, इसका रियल लाइफ यूज भी अभी आगे आगे आपको समझ में आएगा, और दुकानदार का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दुकानदार क्या सोचते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। लेकिन बिफोर दैट जस्ट आपको समझना तो पहले है, तो आपने ये वाला चीज तो समझ ली। वेरी गुड सर। सर और एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए एक बार स्क्रीन में दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है सर? हेलो, ये वाला क्वेश्चन का जवाब दो सर, सभी को बोल रहा हूँ। सायनी, तुम लोगों से आंसर नहीं आ रहा है, सायनी, रित्सा, शवन्विता, प्लीज आंसर करो ना सर, मजा आ जाएगा। समझ में अगर आ रहा है तो कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? ट्राई करो ना, आंसर करो। काजल आंसर कर बाबू, स्नेहासी, सरिजीत बोल आंसर कर। अरे सबको मेरा आवाज तो आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है यस सर। सर 5 Sir, 1. विश्वजीत ने बोला 1। विश्वजीत का जवाब है सर सर 1। राजू ने बताया 1, विश्वजीत ने बताया 1, अरिजीत का तो बोली 5। क्वेश्चनটা দেখা। अच्छा, और एक बार क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। सर क्वेश्चन
Okay, that. Originally, a product was at sale for ₹10. Quantity demand was 50 units. The product price changes to 11, and as a result, the quantity demand changes to 45 units. Calculate the price elasticity. Calculate the price elasticity. स्निग्धा एकदम उत्तर दीजिए ना. उत्तर दे बाबू. Sir, 1. Sir, 1. Okay, ये किसका भी जवाब आया? आयन का भी 1. आयन ने भी 1 बताया. राजू का आंसर था 5. ये राजू नहीं, सॉरी, अरिजीत. अरिजीत का आंसर था 5. स्निग्धा सर बताओ. 1. सर काजल ने 1. भी बताया 1. सायनी ने भी बताया 1. Sir, 1. स्नेहाशीष ने भी बताया 1. স্যার আমি 1 বললাম, আমার ওখানে দেখুন। বলেছিস? হ্যাঁ আমি মাত্র বললাম, তুমি তো আচ্ছা, কথা अच्छा, ठीक है, বুঝেছি. अच्छा, अब देख लो, खुद से ऑनेस्ट रहना. अगर आंसर 1 हुआ तो कैसे हुआ वो भी देख लो, ठीक ठाक से किया कि नहीं. ठीक है, वो देखना बहुत जरूरी है. तो ठीक ठाक से किया कि नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मतलब 1. तो তুই 5 কি জন্য বলছিলি বাবু? হ্যাঁ, তোকে 5 টাকা কে ঘুষ দিয়েছিল? অর্ধেক করেছি. হ্যাঁ, 5 টাকা ঘুষ, তো অর্ধেক করে आंसर বলবি, कंप्लीट করে বলবি না. देखो सर, आंसर लेट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं कि हम पहले बोलेंगे, ऐसा नहीं होता. आप लोग वो कहानी सुने हो ना, वो कछुआ और खरगोश का कहानी? हाँ सर, अरे उसको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, कछुआ स्लो है और खरगोश जो है Yes, sir. तेज दौड़ते हैं. लेकिन Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. तो हमेशा, मतलब ऐसा नहीं कि जल्दबाजी की बात नहीं है सर, जल्दबाजी नहीं है. मतलब किसी भी चीज में हरीनेस ठीक है, बट टू मच जल्दबाजी ना आपको खत्म करेगा. ये शैतानी का एक निशाना है. आप कितना जल्दी आंसर देते हो, मैं एज ए टीचर बोल रहा हूँ, कौन कितना फास्ट आंसर देते हैं उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है. कौन कितना समझ रहा है और किसका क्वेश्चंस में कितना दम है, मैं ये देखता हूँ. बिकॉज किसी का क्वेश्चन में दम होता है ना सर, मैं समझता हूँ कि ये बंदा सच में आगे निकलेगा. मतलब तुम आंसर बहुत अच्छा दे रहे हो, इट्स ओके, मतलब इसमें मैं बहुत प्राउड फील नहीं करता. लेकिन अगर आपका क्वेश्चन, मतलब आप किस तरह का सवाल कर रहे हो, सर ये क्यों है, मतलब आपका क्यों में ना मैं बड़ा दम को ढूंढता हूँ, भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट. मतलब आपका सवाल इतना जबरदस्त होना चाहिए कि हमें और मैम को भी ना 3 बार सोचने में मजबूर कर दे कि भाई सच में इसका जवाब मैं दे पाऊं कि ना पाऊं, या फिर मैं आपको ऐसा बोलना पड़े कि ठीक है मैं इसको सोच के बताऊंगा. दैट मीन्स आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो. अगर कभी आप ऐसे सवाल करके हमें चिंता में डालते हो ना, ऐसा क्वेश्चंस किया करो जिसमें हम भी चिंता में आ जाए कि अच्छा ये सवाल है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आंसर करो, थोड़ा टाइम लेके करो, कोई हड़बड़ी नहीं. ऐसा नहीं कि आधा आंसर करके जवाब देते हो, ऐसा थोड़ी ना अरिजीत, ऐसा नहीं करना है बाबू. ओके, ठीक है, मैं तो बस डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ. अब डांट के क्या फायदा सर, बड़े हो गए आप लोग. डांटना तो जो जरूरी था बचपन में, अभी डांट के फायदा नहीं है. अभी समझदारी से काम लेना होगा. अभी तुम लोगों को मारा भी जाए ना, पीटा भी जाए ना, फर्क नहीं पड़ता. मतलब आप लोग अभी ढीठ बन गए. अब जैसे हो ऐसे ही रहूंगा. ठीक है, अभी सिर्फ आपका अकल चेंज हो जाए तो आप कुछ कर सकते हो. सही बोला कि गलत सर? एक सर्टेन एज के बाद मारा मारी से काम नहीं बनता है. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें सर? ये फॉर्मूला यूज करो, EP equals to delta Q by delta P into P by Q. EP equals to delta Q by delta P into P by Q. क्यों? बिकॉज यहाँ पर आपको डायरेक्ट परसेंटेज नहीं बोला था. सर डेल्टा Q कितना था क्वेश्चन में? डेल्टा Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी. पहले आपका क्वांटिटी 50 यूनिट्स था, अभी 45 हो गया ना. पहले आप कितना क्वांटिटी लेते थे? 50 क्वांटिटी लेते थे, अभी आप 45 ले रहे हो, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया? 50 माइनस 45 है ना. और प्राइस में चेंजेस कितना हो गया? 11 माइनस 10. पुराना प्राइस कितना है आपका? 10 रुपया, और पुराना क्वांटिटी कितना है आपका? 50 यूनिट. सही बोला ना मैंने? और 50 minus 45 equals to 5, 11 minus 10 equals to 1 and 10 by 50. ओके, तो इधर से आ गया आप 10 और 10, 1 by 1 1. तो 1 is the answer. तो EP equals to 1 और ED equals to 1.
मतलब ईडी ईपी इक्वल है 1। समझ में आया सर? अच्छा एक चीज मैं बोलूंगा कि सर यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर पहले तो 50 था, ये 45 किए, समझ में आया, बट सर यहाँ पर चेंजेस तो माइनस में जाना चाहिए, बिकॉज पहले तो 10 था। अगर कोई ऐसा लिखा होगा तो फिर वो ऐसे ही सोच रहा होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? इफ एनीवन राइट डाउन काइंड ऑफ दिस 10 माइनस 11, तो उसका -1 दिखेगा ना सर? স্যার প্রাইস তো চেঞ্জ হয়েছে 11 এই তো 11 তো আগে লিখবো, উপরেরটা তো 45 আগে হবে। अच्छा अच्छा, मैं उल्टा बोल दिया क्या? अच्छा ठीक है, 10 to 11 50 to 45। ठीक है 10 to 11, तो अच्छा ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 11 minus 10 হবে। 11 माइनस 10 सही है, लेकिन लिखने के टाइम पे इसको अगर कोई ऐसा करता है कि 45 माइनस 50, यही ना? হ্যাঁ স্যার আমি মাইনাস বসিয়ে তারপর ওভাবেই করেছি, 45 minus 50 বাইরে মাইনাস। हाँ 45 माइनस 50 किया तो -5 दिख रहा था, है ना? ऐसा दिखना चाहिए चेंज जो है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ये माइनस ना इग्नोर्ड पॉइंट है। यहाँ पर आपको माइनस लिखने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब आपको माइनस साइन भी नहीं देना चाहिए, बिकॉज স্যার if we put the minus sign মানে हाँ before putting the values if we put a minus sign তাহলে তো ম্যাচ হয়ে যাবে, মানে into a plus বা something, মানে ওটা বলে দেবে তো ডিমান্ড বাড়ছে না কমছে। লাইক ইন দিস সাম মানে ডেল্টা কিউ বাই ডেল্টা পি আমি আগে মাইনাস বসিয়ে দিয়েছি, সো 45 মাইনাস 50 হলে -5 হচ্ছে, মাইনাস মাইনাস +5 হয়ে যাচ্ছে, মানে কারণ মাইনাস তো মানে দ্য রুল ইজ ইউ ক্যান পুট আ মাইনাস বিকজ ডিমান্ড কার্ভ ইজ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, তো ওভাবে তো করতে পারি না। হ্যাঁ হ্যাঁ করতে পারিস, আমি সেটা বারণ করছি না, ঠিক আছে, আমি সেটা বারণ করছি না, বাট यहाँ पर माइनस इज इग्नोरेंस साइन। यहाँ पर मतलब यू कैन इग्नोर द नेगेटिव इफेक्ट हियर, मतलब दिस इज अनदर क्राइटेरिया, बिकॉज मेन पॉइंट क्या है ना, तुम इसको इजीली समझो ना, मतलब अगर तुम माइनस पुट करते हो, माइनस पे डिमांड नेगेटिव स्लोप होता है, एवरीथिंग ओके, ठीक है, तो गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर मैटर को जितना सिंप्लीफाई किया जाए, इसको एक सिंपल बताता हूँ, बिकॉज यहाँ पर हमें मेन पूछा क्या जाता है सर, चेंज पूछा जाता है, मेन पॉइंट इज चेंज। तो जब तुम्हें चेंज पूछा जाता है तो 50 से 45 का चेंज तुम्हें चाहिए, ये माइनस पे जा रहेगा या फिर प्लस पे जा रहा है, दैट्स ऑब्वियसली वो तो तुम देख के ही समझ सकते हो, बट हाँ मतलब मैं इतना कह रहा हूँ कि कैलकुलेशंस करने के टाइम पे सिंप्लीफाई रखने के लिए अगर तुम माइनस को इग्नोर करोगे तो अच्छा रहेगा, टू बी स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब अगर तुम माइनस को इग्नोर कर दोगे ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि भाई कैलकुलेशंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पर एक रीजन भी इंस्टीट्यूट देता है, ये CACS इंस्टीट्यूट दोनों बताते हैं, ड्यू टू नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी वी इग्नोर द नेगेटिव साइन एंड कंसीडर ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये भी आप नोट दे सकते हो कि हमें माइनस साइन देने का जरूरत नहीं है, हम लोग चेंज पे ही अपने आप को फोकस कर सकते हैं। दैट्स ओके, अगर कोई माइनस देके उसका इफेक्ट को डाल सकता है तो नो प्रॉब्लम इज देयर, बट इट्स ओके, इट विल बी बेटर कि आप जितना इजी इसको रिप्रेजेंट करो, अल्टीमेटली आपका 1 हुआ है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में आई एम क्लियर है ना बात? হ্যাঁ স্যার অ্যাকচুয়ালি আমাদের যখন স্কুলে করাতো আমাদের মাইনাস দিয়ে করাতে বলতো, তাই আমি জিজ্ঞেস করেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, আমি জানি স্কুলে করা এরকম ভাবে, ঠিক আছে, বাট স্কুল মানে এখানে ব্যাপারটা যতটা সিম্পলিফাই রাখা যায়, তো এখানে ইলাস্টিসিটিটা মেইনলি ক্যালকুলেট করতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ তো এটা নোট দিয়ে দিবি, এটা খুব ভালো হয় যদি নোট দেওয়া থাকে, মানে আমরা অ্যাবসলিউট ভ্যালু নেব শুধু। हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू, और नीचे नोट दे देना ड्यू टू नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी वी इग्नोर द नेगेटिव साइन एंड कंसीडर ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी, इसी पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, ओके। স্যার हाँ बोल। স্যার বলছি এই ফর্মুলাটা কি যদি পার্সেন্টেজ দেওয়া না থাকে তাহলে অ্যাপ্লাই হবে নাকি কিছু চেঞ্জ yes হলে? yes 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 thank you अंडरस्टैंड, तो एकदम सही समझा बाबू कि अगर परसेंटेज डायरेक्टली गिवन नहीं है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन था तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते थे, बट जब हमारे पास परसेंटेज नहीं पता, व्हेन वी डोंट नो द परसेंटेज देन ओनली यू कैन यूज दिस, बिकॉज तुम्हें नहीं पता है ना। इन द सेकंड केस सभी को बोल रहा हूं मैं, नंदिनी का सवाल है कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें नहीं पता ना परसेंटेज कितना है, तो बिकॉज यहाँ पर जस्ट चेंज बोला है, तो जब तुम्हें चेंज बोला है लेकिन परसेंटेज डायरेक्टली नहीं बोला है, देन ओनली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ओके। जब डिटेल्स में दिया रहेगा
तब तुम ये वाला फॉर्मूला में जाओ, और जब तुम्हें डायरेक्ट परसेंटेज गिवन रहेगा जैसे कि इस समझ में बोला था, देन यू कैन यूज दिस वन। ओके, हो जाएगा ऐसे? ओके, देखो सर छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा तो समझदारी में काम हो जाएगा। और अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोचोगे तो बात कॉम्प्लेक्स बनेगा। मैटर को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, जितना हो सकता है मैटर को इजी रखना है, सिंपल रखना है। ठीक है, लाइफ में कोई भी चीज को जितना सिंपल तरीके से सोचो ना उतना अच्छा। ज्यादा टफ समझोगे वही तुम्हें ले डूबेगा। जैसे इंडिया टेस्ट में हारा ना, ज्यादा इजी ले लिया था, ज्यादा टफ सोच लिया था शायद अपने ग्राउंड में। इंडिया टेस्ट में इंग्लैंड के साथ फर्स्ट टेस्ट में हार गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। इंडिया जब भी हारता है ना सर, मेरा बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ठीक है सर, हम थोड़ी ना खेल रहे हैं, बट फिर भी मन बहुत खराब हो जाता है। ओके, तो आई थिंक मेरा नहीं, आप लोगों का भी होता होगा। ऐसा थोड़ी ना कि मेरा अकेला देशभक्ति आप लोगों का नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपके साथ, ठीक है, कुछ एग्जांपल के साथ, तो आई होप आपको बड़ा मजा आएगा सर। मजा मतलब समझदारी का बात है, जितना डिटेल्स में समझोगे उतना प्राइस इलास्टिसिटी से डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है, और होता भी है, पूछते भी हैं, तो आप उसका जवाब दे सकते हो। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्ड। ओके, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट एग्जिबिट्स ए लार्ज चेंज, ध्यान से सुनिएगा सर, एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बात होगा यहाँ पर। ठीक है, बेस क्लियर हो गया आप लोगों का, बहुत सारा बातें आगे करना भी है, बट बिफोर दैट मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशंस पे लेके जा रहा हूँ। इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट एग्जिबिट्स a large change in response to change in its price, it is termed elastic. That is, quantity stretched far from its prior point, मतलब क्वांटिटी जहां था उससे काफी ज्यादा वो चेंज हो रहा है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि पहले 50 यूनिट्स था, सॉरी पहले 45 यूनिट्स था, अभी जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया 45 यूनिट से वो 50 की तरफ बढ़ गया, तो अपने जो पॉइंट था उस पॉइंट से वो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया ना, 45 से 50 या फिर 50 से 45, व्हाटएवर जो भी सिचुएशंस हो। If the quantity purchased has small change in response to its price, it is termed inelastic. If the quantity purchased has a small change in response to price, it is termed inelastic, or quantity did not stretch much from its prior point. मतलब जहां पर था उतने से ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है तो उसको इनइलास्टिक बोलेंगे, और अगर ज्यादा चेंज है तो फिर उसको इलास्टिक बोलेंगे। ये तो सिंपल है ना सर, इलास्टिक और इनइलास्टिक का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। दाम के चेंज के कारण अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाए तो उसको इलास्टिक कहेंगे, और दाम के चेंज के कारण अगर इलास्टिक मतलब क्वांटिटी ज्यादा कोई चेंज ना हो तो उसको क्या कहेंगे, इनइलास्टिक कहेंगे। तो ये पॉइंट क्लियरली आपको बता रहे हैं सर? हेलो, यस सर। यस सर। द मोर इजीली ए शॉपर कैन सब्स्टिट्यूट, अब ध्यान से सुनो, एक दुकानदार के नजरिए से सोचना है। हाँ, एक दुकानदार के नजरिए से, मतलब योर पॉइंट ऑफ व्यू इज लाइक अ बिजनेसमैन, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, आईफोन डीलर हो, गोल्ड डीलर हो, सोना का दुकान है आपका, या फिर किसी भी चीज का दुकान हो सकते हैं। The more easily a shopper can substitute one product with a rising price of for another, the more the price will fall. The more the price will fall, be elastic. जितना दाम कम होगा उतना elasticity बढ़ेगा. In other words, in a world, एक ऐसा दुनिया where people equally like coffee and tea, ध्यान से सुनिएगा, substitute product है हाँ, where people equally like coffee and tea, if the price of coffee goes up, people will have no problem switching to tea, and so the demand for coffee will fall. ये तो आप लोगों को मैंने पहले भी बेसिक डिमांड की क्लास में भी बताया था। This is because coffee and tea are considered good substitute to each other. लेकिन इसमें भी इलास्टिसिटी होता है, जैसे चाय और कॉफी के बीच में इलास्टिसिटी हुआ। नाउ ध्यान से सुनो, अब ये पॉइंट में फिर से एक बार चर्चा करूंगा जब क्रॉस इलास्टिसिटी बताऊंगा आपको, ठीक है? तो अभी क्रॉस इलास्टिसिटी पे नहीं जा रहे हैं। कॉफी एंड चाय के बीच में ना सर क्रॉस इलास्टिसिटी काम करता है। ये जो इलास्टिसिटी आपने कॉफी एंड टी के बीच में देखा, इट्स क्रॉस इलास्टिसिटी, बट आई विल in the further class हम लोग उसमें जाएंगे, बट अभी थोड़ा सा मैं स्किप करूंगा। The more discretionary a purchase is, the more its quantity will fall in response to price rise. That is higher the elasticity. So, if you are considering buying a new washing machine, ध्यान से सुनिएगा हाँ, अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि आप एक नया वॉशिंग मशीन खरीदोगे, समझ रहे हो सर क्या खरीदना है सबको? हेलो, वॉशिंग मशीन खरीदना है, सुन रहे हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। But the current one still works. नया मशीन तो खरीदना है,
बट अभी जो तुम्हारे घर में है ना, मतलब जब ओल्ड एंड आउटडेटेड जो तुम्हारे घर में है वो अभी भी काम कर रहा है, मतलब उसका ऐसा नहीं कि वो खराब होके पड़ा हुआ है. करंट वन स्टिल वर्क्स, इट्स जस्ट ओल्ड एंड आउटडेटेड बट काम करता है. एंड इफ द प्राइस ऑफ न्यू वॉशिंग मशीन, मतलब जो वॉशिंग मशीन तुम खरीदना चाहते हो गोज अप, you are likely to forgo that immediate purchase and wait either until price go down or until the current machine breaks down. सही की गलत सर? जब तक पुराना मशीन एकदम डब्बा ना बन जाए तब तक आप रुकोगे, क्योंकि मार्केट में अगर वॉशिंग मशीन का जो न्यू मशीन खरीदना चाहते हो अगर उसका दाम बढ़ गया है तो, हाँ समझ में आ रहा है? यस सर. है ना? Yes, sir. तो बेसिकली ये वॉशिंग मशीन आप देख रहे हो, फ्लिपकार्ट में चलो और भी मिलेगा. आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है वो अभी पुराना हो चुका है, उसका वो डब्बा भी बना नहीं, काम कर रहा है, तो इसका दाम अभी 14,490 दिख रहा है सर, लेकिन करंटली कोई सेल नहीं चल रहा है. आपने कभी देखा था या किसी दोस्त ने खरीदा था यही वॉशिंग मशीन 10,000 से लिया था, ठीक है, जब सेल चलता है. तो अभी मार्केट में इसका प्राइस हाई है, तो अगर अभी मार्केट में हाई है और आपका पुराना मशीन काम कर रहा है तो आप क्या करोगे? खरीद लोगे या फिर इसका दाम 10,000 में गिरने तक वेट करोगे? क्या करोगे सर? Wait करो. सिंपल लॉजिक है ना. पुराना मशीन स्टिल वर्किंग, ओल्ड मशीन स्टिल वर्किंग, करंट प्राइस हाई है, गोज अप, लेकिन ये फिर से सेल होगा तो 10,000 पे फिर से आ सकता है, तो यू विल वेट फॉर दिस मशीन. अगर 10,000 में आ जाए तो खरीद लेना है. सैमसंग का 6.5 kg मॉनसून ड्राइंग फीचर्स एवरीथिंग. तो बात क्या है? बात ये है इलास्टिसिटी कैसे काम कर रहा है देखो इसमें, ठीक है. या फिर और एक दूसरा रीजन हो सकता है आपको खरीदने के पीछे, मतलब आप कितना इलास्टिक हो जाओगे प्रोडक्ट के पीछे आपका, वो डिपेंड करता है कि अगर आपका पुराना मशीन से एकदम पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो जाए, डब्बा बन जाए. ऑन द अदर हैंड द लेस डिस्क्रिशनरी गुड इज द लेस इट्स क्वांटिटी डिमांड. जिसका जरूरत कम है उसका क्वांटिटी डिमांड भी कम है, डिमांड विल फॉल. Inelastic examples include luxury items where shoppers pay for the privilege. Where shoppers pay for the privilege. Privilege का ही दाम देते हैं of buying a brand name. Addictive products. Addictive products like required add-on products. Addictive products में include tobacco, alcohol, etc. है ना? Sin taxes. Sin taxes मतलब आप लोगों को पता है सर, ये सिगरेट पे, अल्कोहल पे बहुत हाई टैक्स लगाया जाता है. Do you all know these things? I think. Yes sir. सिगरेट अल्कोहल पे बहुत हाई टैक्स चलता है सर, जहाँ नॉर्मल जीएसटी वगैरह अप्लाई नहीं करते सर, उसमें हाई स्टेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी उसमें अलग से लगाया जाता है. जैसे अल्कोहल में तो 50%, 60% टैक्स लग जाते हैं सर. टोबैको में भी बहुत हाई टैक्स है, 40% प्लस, ठीक है. तो सीन टैक्स कहते हैं सर. ऐसे पापी गुड्स है ना, टोबैको अल्कोहल खाना कोई अच्छा बात है सर, मतलब खाना पीना जो भी बोलो, बंगाली तो नॉर्मली सभी चीज खाते हैं, हम लोग कोई भी चीज पीते नहीं है, ठीक है. मतलब ये हम लोग बोलते हैं ना जल खाबी, है ना सर, मतलब एक्चुअली ये टेक्निकली रॉन्ग है. जल खावा जाए ना, मतलब खावा उठा के बोले जरा चेबा ना जाए. हमारा पान कर, मतलब ये पीने को हम लोग बंगाली में एक्चुअली बोलते हैं पान करना, बट हम लोग ना वो लैंग्वेज को इतना यूज नहीं करते, तो जो भी, तो इसलिए मेरा भी आदत हो गया सर, सिगरेट खाना, अल्कोहल खाना, मैं ऐसा बोल दिया. ओके, तो सीन टैक्सेस, तो सीन टैक्स मतलब पापी गुड्स है, जितना भी यूज करो देना पड़ेगा. On this type of products are possible to introduce because the lost tax revenue from fewer units sold is exceeded by the higher taxes until still sold. Examples of add-on products are inkjet printer, cartridges, or college textbook. These items are usually more necessary and lack good substitutes. जैसे कि बहुत necessaries है तो लेना तो पड़ता है. जैसे कि only HP ink will work in HP printers. HP का इंक यूज करना है और वो खत्म हो जाए तो उसके बदले में आप कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते हो, बिकॉज वो खराब हो जाएगा. इसलिए वो कहते हैं, अब हाँ उसमें कोई बोलेगा सर आजकल मार्केट में मिलता है सर, मिलता है ना सर, आप HP के प्रिंटर में कोई और इंक भी यूज कर सकते हो, लेकिन कंपनी क्या बोलते हैं, अगर आप दूसरा इंक यूज कर दिए तो फिर वो वारंटी पीरियड से बाहर हो जाते हैं. am I right सर? Yes sir. है ना. आप दूसरा इंक यूज कर सकते हो जो मार्केट में थोड़ा सस्ता है, बट उसमें आपका वारंटी वगैरह चला जाएगा. तो व्हाट इज द कैच हियर? तो कहानी अलग अलग चल रहा है. एक बार वॉशिंग मशीन देखा, अभी HP प्रिंटर और ये देख रहे हो,
तो एचपी में आपको सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा, बिकॉज कंपनी या ब्रांड नेम में आपको वही चीज यूज करना होता है, आप सब्स्टिट्यूट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये एडिक्टिव गुड्स हो सकता है सर। ब्रांड नेम मतलब एडिक्टिव, आप जब ब्रांड देख के लेते हो तो वो एडिक्शन है एक तरह का, मुझे वही वाला लेना है। अच्छा, टाइम्स आल्सो मैटर्स, मतलब इलास्टिसिटी कहाँ काम करता है। सर स्क्रीन शो होচ্ছে না, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक मिनट, क्या फ्रीज है ये स्क्रीन? ফ্রিজ হয়ে গেছে। হ্যাঁ अभी नो सर। नो सर, देखो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक दिख रहा है। नो सर, क्या मुझे दिखाई दे रहा है? आप दिख रहे हैं। यस सर, मैं दिख रहा हूँ। यस हाँ सर। किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट करो। देखो तो अभी स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर, हाँ अब दिखने लगा। यस सर दिख रहा है। हाँ हाँ, तो ठीक है। तो मैं आपको कुछ अलग अलग कहानी बता रहा हूँ अभी, कि जिसमें आपको अलग अलग रीजन दिख रहा है रियलिटी में, जब इलास्टिसिटी प्रोडक्ट का क्या होता है, इलास्टिक कब होता है, इनइलास्टिक कब होते हैं। तो टाइम आवाज फ्रीज है वैसे। फिर से আবার স্টপ है। यस सर, फिर नहीं दिख रहा है बुक। अच्छा तुम लोग रहो, मैं थोड़ा सा ना रिजॉइन करता हूँ, तुम लोग वेट करो। देखो तो कुछ चेंज हुआ? नो अब सर, दिख रहा है। यस सर है এবার দেখা যাচ্ছে। हाँ सर। मुझे लग रहा है मेरा जो फाइबर है ना, ये फाइबर जो चल रहा है अभी, इस कंपनी को चेंज करना पड़ेगा, पता नहीं। इससे तो गांव में अच्छा चलता है, मैं जब नेटिव में था वहां से इतना दिक्कत ही नहीं होता था। ये पता नहीं कलकत्ता में ऐसा क्यों प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। पहले इतना खराब नहीं होता था, मतलब नॉर्मल लाइन भी कितना अच्छा काम करता था। তো কিসের লাগছে? অ্যালায়েন্স, আমার তো অ্যালায়েন্স, আমার তো ভালোই চলে। অ্যালায়েন্স ভালো, আমি অ্যালায়েন্সের অনেক পুরনো কাস্টমার। অ্যালায়েন্স बहुत दिन से, मैं 4-5 साल हो गया मैं अलायंस के साथ हूँ। ফাইবার কেবল লিংক করেছে স্যার? হ্যাঁ ফাইবার করেছি। ওই জন্য প্রবলেম হচ্ছে। কেন ফাইবারে কি প্রবলেম হয়? ফাইবারে এখন প্রবলেম হচ্ছে স্যার, এখন ফাইবারে নতুন যারা ফাইবার করেছে না, হ্যাঁ ফুলে কানেকশন এখন অতটা ভালো করে আসেনি। আমার ছেলেরা অনেকে করেছে, তাদের প্রবলেম হচ্ছে। তাই? হ্যাঁ স্যার, নেট স্লো হয়ে যাচ্ছে। আমফানের পর আমি যাদেরকেই জিজ্ঞেস করেছি অ্যালায়েন্স অনেক প্রবলেম হচ্ছে। তাই না? আমফানের আগে ঠিক ফুলে প্রবলেম হয়েছে, ওই জন্য ফাইবারটা এর থেকে তো মনে হয় উইশনেট ভালো কাজ করছে। আমি আমার বাবা नेटिव থেকে যখন ইউজ করছিলাম, मेरे नेटिव से जब यूज कर रहा था वहां पर मैं विशनेट यूज कर रहा था, मेरा फ्रेंड का ही है, अच्छा काम करता। पता नहीं है यहाँ से क्या हो गया, देखते हैं, बात करते हैं। अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ 1-2 हफ्ते में कुछ तो स्टेप्स लेना ही होगा। अच्छा अभी दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? बोलो। हाँ सर। यस सर, ओके यस सर। अच्छा टाइम भी एक मैटर करता है इलास्टिसिटी के पीछे। डिमांड रिस्पांस टू प्राइस फ्लक्चुएशन इज डिफरेंट फॉर ए वन डे सेल देन फॉर ए प्राइस चेंज ओवर ए सीजन और ईयर। एक दिन का सेल में भी जो डिमांड के फ्लक्चुएशन चलता है, साल भर के चेंजेस में उतना फ्लक्चुएशन नहीं होता। क्लैरिटी इन टाइम सेंसिटिविटी इज वाइटल टू अंडरस्टैंडिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड फॉर कंपेयरिंग इट अक्रॉस डिफरेंट प्रोडक्ट। एक कुछ एग्जांपल देखो, मजा आ जाएगा। जनरली एज रूल ऑफ थंब, if the quantity of a good demanded or purchase changes more than the price change, मतलब जितना प्राइस में चेंजेस हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करके डिमांड का चेंजेस का बात किया जा रहा है, the product is termed elastic. Okay, generally as thumb rule, if the quantity of good demanded or purchase changes more, purchased और डिमांड, मतलब डिमांड का ही दूसरा नाम परचेज है ना सर। आप जब परचेज करते हो वही आपका डिमांड है, यस और नो? हेलो सर प्लीज बोलिएगा, आप जो परचेज करते हो दैट इज योर डिमांड, यस ना? तो ये इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। आप परचेज कर रहे हो इसका मतलब आप डिमांड करो, परचेज मतलब बाई करना, ओके, इसका दूसरा नाम भी है।
तो बाय करना, परचेस करना, डिमांड करना द सेम थिंग. इफ द क्वांटिटी ऑफ ए गुड डिमांडेड और परचेस्ड चेंजेस मोर देन प्राइस चेंजेस, मतलब जितना दाम में परिवर्तन हुआ है, जितना दाम में परिवर्तन हुआ है उससे ज्यादा डिमांड में परिवर्तन हुआ है, द प्रोडक्ट इज टर्म्ड इलास्टिक. ठीक है, दाम में जितना परिवर्तन उससे ज्यादा डिमांड में परिवर्तन, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक. द प्राइस चेंजेस, सपोज प्राइस में चेंजेस 5% बट डिमांड चेंज हो गया -10%, मतलब नेगेटिव में गया, 10% नेगेटिव में चला गया. ठीक है, मतलब डिमांड फॉल हुआ बट चेंजेस ज्यादा है ना, तो दाम में चेंजेस 5%, डिमांड में चेंजेस 10%, दैट मींस ये जो प्रोडक्ट है ये इलास्टिक प्रोडक्ट है. इफ द चेंज इन क्वांटिटी परचेस्ड इज द सेम एज द प्राइस चेंज, जैसे कि दाम में परिवर्तन 10%, क्वांटिटी में भी परिवर्तन 10%, तो हो जाएगा 1. तो इसको कहेंगे यूनिट इलास्टिक. द प्रोडक्ट इज सेड टू हैव यूनिट और यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी. फाइनली इफ द क्वांटिटी परचेस चेंजेस लेस देन द प्राइस, मतलब जितना आपका दाम में परिवर्तन, सिर्फ 5% डिमांड में चेंजेस हुआ लेकिन दाम चेंज हुआ 10%, दाम चेंज हुआ 10%, डिमांड चेंज हुआ सिर्फ 5%, तो इसको क्या बोलेंगे सर? इन इलास्टिक. दिस इज कॉल्ड इन इलास्टिक. अब नाउ जैसे आप लोगों ने कैलकुलेशंस किया, ऐसा यहाँ पर भी एक कैलकुलेशंस दिया हुआ है. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशंस यहाँ पर भी है. To calculate the elasticity of demand, let's take a very simple example. Suppose that the price of apples, ध्यान से देखिएगा, the price of apples falls by कितना? 6%. ना, एप्पल का प्राइस चेंज हुआ 6% में, that is from 1.99 a bushel. bushel का मतलब होता है सर, ये एक यूनिट है. हाँ, जैसे फ्रूट वगैरह को क्वांटिटी में मेजर किया जाता है इन यूके एंड यूएसए. यूके यूएसए में इस तरह से चलता है, मतलब ये इसका मतलब आप समझ 1 बशल इक्वल्स टू कुछ इस तरह का एक नॉलेज ले सकते हो आप, 36.4 लीटर समथिंग ऐसा होता है. ठीक है, 1 बशल. तो फ्रूट में ये आपका क्या बोलते हैं उसको, कॉर्न में इस सब में यूज किए जाते हैं. तो $1.99 पर बशल टू $1.87 बशल. बशल मतलब यूनिट, जैसे किलो होता है ना, किलो, पाल्ला, हमारे यहाँ पर चलता है सब्जी वगैरह में पाल्ला चलता है, कितना पाल्ला हो रहा है. आई डोंट नो आप लोगों में से कितना पाल्ला वर्ड सुने हो. सब्जी वगैरह मार्केट में जाओगे ना तो एक पल्ला में 5 किलो आता है. किसी ने सुना है सर? किसी को आइडिया है? हाँ सर. यस सर. हाँ, हमारे यहाँ पर पल्ला चलता है. तो मैं सही बोला कि नहीं बोला? यहाँ पे भी चलता है. हाँ, आई नो रे बाबा, हमारे यहाँ पर मतलब इंडिया. अब तू बिहार थोड़ी इंडिया के बाहर है ना, बंगाल में कितना फर्क हो गया. सारा का सारा तो संस्कृत का ही देन है. भाषा सब सेम है, फिर भी हम लोग भाषा को लेकर राजनीति करते हैं. हाँ, ये कितना दिमाग का खराब हो गया लोगों का, जो भाषा लेके ये बाहरी, यहाँ हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी, हाँ हम लोग करते रहते हैं ना, हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी. ये पश्चिम बंगाल का राजनीति आज का. हाँ, ये कभी तुम लोग हिंदी और बांग्ला को ना साइड साइड में लिखना, और सारा का सारा जो लैंग्वेज है ना वो सब संस्कृत से आया है. ठीक है, तो हमारा माँ एक, हमारा पापा एक, तो हम अलग कहाँ से हुए सर? बस बिहार में मैथिली भाषा जानते हो, जो सीता मैया जहाँ पर रहते थे, जनकपुरी जो है, वहाँ का भाषा बंगाली भाषा में बहुत सिमिलरिटीज है. इवन दे आल्सो यूज बंगाली, मतलब लेटर यूज करते हैं मैथिली में. आई डोंट नो, बिहार का 50% मैथिली होता है, 50 नहीं तो कम से कम 30% हो जाएगा, इतना मैथिली यूज होता है. वो बंगाल के साथ पूरा मैच करता है. ऐसा नहीं, लैंग्वेज सेम ही है. अब कहीं पर पाल्ला मैंने बोला, आप थोड़ा साउथ में जाओगे ना, दे आर ऑल्सो यूजिंग संस्कृत. एंड तमिल लोग थोड़ा बोलते हैं कि उनका लैंग्वेज संस्कृत से भी पुराने हैं, उनका थोड़ा अपना है. बट इसमें भी प्रूव हुआ है कि तमिल आल्सो कम्स फ्रॉम संस्कृत. ठीक है, इवन आज इंडिया में सबसे ज्यादा अगर संस्कृत का यूज है तो वो साधन इंडिया में ही है. संस्कृत का यूज जितना भी है वो साधन इंडिया में ही है, बिकॉज वो लोग ही अपना इंडियननेस को रखा है ज्यादा कंपेयर टू नॉर्दर्न इंडिया. हम लोग सिर्फ बोलने में इंडियन बताते हैं, बट ये लोग तो अपना कल्चर को भी रखा है. दे आल्सो वेयर लुंगी. इन कॉर्पोरेट दे आल्सो वेयर लुंगी, वी डोंट, है ना. दे यूज देयर ओन मदर टंग, आइदर देयर ओन मदर टंग और इंग्लिश. और हम लोग मदर टंग को इग्नोर करते हैं. अगर कोई बंगाली में बात करे तो भाई क्या सीखे तुमने, अगर इंग्लिश नहीं बोला तो तुम एकदम बेकार हो. लेकिन Southern India is not like that. They also speak in English. They also speak in their own language, and उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं. कॉर्पोरेट मीटिंग भी वो लोग करते हैं अपने लैंग्वेज में. तो चलो कोई बात नहीं. ऐसे आप लोगों को मैं बता दूं, गवर्नमेंट एक ऐसा प्लान कर रहा है कि अगला 50 साल में इंडिया में संस्कृत फिर से आ जाएगा. सीरियसली बोल रहा हूँ, और ये आने का जरूरत है. और ये भाषा का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए. ओके, तो आप यहाँ पर देखो, ये सम्स देखो. इन रिस्पॉन्स ग्रोसरी शॉपर्स इंक्रीज देयर एप्पल परचेस बिकॉज
6% में दाम फॉल हुआ सर, $1.99 से 1.87। तो दाम कम होगा तो दुकानदार क्या करेगा? एप्पल का परचेस बढ़ा देगा कि कम कर देगा? हेलो, बोलना सर। ऑब्वियसली बढ़ा देगा ना। अगर एप्पल का दाम कम होता है तो फिर ऑब्वियसली एप्पल का सप्लाई बढ़ा देगा, तो दाम कम होने से अच्छा है ना दुकानदारों के लिए, ठीक है। तो शॉपर्स इंक्रीज देयर एप्पल परचेस बाय 20%। तो 6% में दाम कम हुआ है लेकिन उनका डिमांड बढ़ा है 20%। अब इसका इलास्टिसिटी मेजर कैसे करें? इलास्टिसिटी ऑफ एप्पल शुड दस दी, क्या करेंगे सर? इसका कोई काम है क्या? 1.99 एंड 1.87 का परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा प्राइस। क्वांटिटी में चेंजेस कितना? 20 ना, तो 20% को ऊपर दो, ठीक है। 0.20 डायरेक्ट कर सकते हो 20% को, और 6% तो पहले ही बोल के रखा था, तो 0.06। तो 20 बाय 0.20 डिवाइडेड बाय 0.06 इक्वल्स टू 3.33। ये जो 3.33 हुआ, ये इसको क्या बोलेंगे सर? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, यस ना? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है ना। और ये दुकानदार को क्या बता रहे हैं समझते हो? ये दुकानदार को सिखा रहे हैं सर, the 3.33 indicating that apples are quite elastic in terms of their demand। मतलब करंटली मार्केट में जो एप्पल है उसका डिमांड काफी ज्यादा इलास्टिक है, मतलब इसका बढ़ना कमना चलता रहता है और ये काफी इलास्टिक प्रोडक्ट है। ये दुकानदार को यही बता रहा है। ये इनइलास्टिक होगा तो फिर इसका डिमांड थोड़ा कम ही जाएगा, और अगर यूनिट इलास्टिक है तो नॉर्मल होगा, लेकिन इलास्टिक है तो कभी बहुत जोर भी दे सकता है, झटका भी दे सकता है, बहुत जोर प्रॉफिट भी कराएगा आपको और बहुत जोर झटका भी दे सकता है। So this is how the shop owners, businessmen can identify their business system through the elasticity of demand. If you understand, please say yes or no. If you don't, then also say whatever is going on in your mind. बोलिए सर, समझ में कुछ आया या नहीं? क्लियर है सर। समझ में आया ना? मतलब दुकानदार का नजरिया भी समझ में आ रहा है ना कि इलास्टिसिटी को लेके दुकानदार क्या सोचते हैं, ठीक है। इलास्टिक प्रोडक्ट के साथ, इनइलास्टिक प्रोडक्ट के साथ, एंड आल्सो यूनिट इलास्टिक प्रोडक्ट के साथ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया, ये जो भी एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पर एप्पल का यूज किए, यहाँ पर आपने यहाँ पर अलग अलग रीजन दिखा, ठीक है। वॉशिंग मशीन का इलास्टिसिटी देखा आपने, एडिटिव गुड्स का इनइलास्टिक देखा भी आपने, ठीक है। और यहाँ पर आपने टाइम का भी देखा कि जो एक दिन में जो इलास्टिसिटी होता है, लॉन्ग टर्म में इलास्टिसिटी उतना नहीं होता, ये भी आपने देखा कि टाइम आल्सो इज अ बिग फैक्टर फॉर इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट। नाउ चलो सर फिर से हम लोग मैथ में आ जाते हैं। डिग्रीज, टाइप्स, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये चीज ना मैं फटाफट बोलूंगा, आप फटाफट सुनते जाइए। इलास्टिसिटी कितना तरह का हो सकता है? प्राइस इलास्टिसिटी, हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी आर देयर। उसका डिग्री भी बोल सकते हो, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज आर देयर, हाउ मेनी कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी आर देयर। इसमें आप बोल सकते हो सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू इंफिनिटी होता है सर, ed इक्वल्स टू इंफिनिटी, अल्फा इंफिनिटी इज द सेम थिंग, इंफिनिटी ए इनफाइनाइट है, ठीक है। ed इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ed इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, ed इक्वल्स टू 1, ed लेस देन 1, ed इक्वल्स टू 0। तो 1 2 3 4 5 तरह का इलास्टिक के बारे में यहाँ पर कहा गया है। जब ed इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, इसका मतलब है कि इट इज अ सिचुएशन which demand for a commodity continuously change without any change in price। मतलब जो प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका डिमांड कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा, चाहे उसका दाम में कोई चेंजेस आए या ना आए। हेलो सर, परफेक्टली इलास्टिक मतलब हमेशा वो बढ़ता ही जाता है, ऐसा ही है, इलास्टिक ही है वो। इट इज अ सिचुएशन इन विच डिमांड ऑफ ए कमोडिटी कंटिन्यूअसली चेंज विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। It means demand of commodity is perfectly flexible in case of perfectly elastic demand. In perfectly elastic demand, the demand curve will be horizontal. Demand curve कैसे देखने में होता है सर? Horizontal टाइप्स में देखने में होते हैं। मतलब ये वाला, ये जो इमेज आपको दिख रहा है सर, ये वाला इमेज मतलब ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ बड़ा काम का ग्राफ है सर, इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए सर, ध्यान से देखिए, बात जो भी हम लोगों ने पढ़े उसी को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? प्राइस कुछ भी हो, ठीक है, प्राइस एक सर्टेन लेवल में है, इस पे चेंजेस नहीं है, प्राइस में चेंजेस नहीं है, फिर भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़े ही जा रहे हैं सर, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़े ही जा रहे हैं। ये क्वांटिटी है ना, इधर पहले 10 था, अभी 20 हुआ, फिर 30 हुआ, समझ में आ रहा है सर, फिर 40 हुआ, फिर 50 हुआ, बढ़ता जाएगा। कब तक जाएगा? डोंट नो सर,
बट प्राइस में चेंजेस हो ना हो, डिमांड उसका बढ़ता जाएगा। तो ये जो है ना सर, ये क्वांटिटी का जो लाइन है इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन पे अपने आप को चलता रहता है, मतलब ये भी चलेगा ये भी चलेगा, लेकिन प्राइस पे नो चेंज। मतलब प्राइस इफेक्ट ही नहीं करता ऐसे कोई प्रोडक्ट को। ऐसा कोई प्रोडक्ट आपके दिमाग में आ रहा है सर, मतलब प्राइस चेंज हो ना हो उसका डिमांड बढ़ता जाता है, परफेक्टली इलास्टिक हमेशा बढ़ता जाता है। किसी के दिमाग में आ रहा है सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का? प्राइस चेंज हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, डिमांड इसका बढ़ता जाता है। कौन सा गुड्स ऐसे हो सकता है सर? बता पाओगे कोई? सर राइस। राइस, राइस का दाम चेंजेस होता है, उसके ऊपर डिपेंड करके डिमांड चेंज होता है तो सर। हाँ मैंने So medicine, I can think. हाँ मेडिसिन, हाँ दुर्लभ, परफेक्टली इलास्टिक बोलছেন তো? हाँ परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। ओके ठीक है, सोच रियल लाइफ में হয়। ठीक है, ढूंढना होता होगा, जरूर होता होगा, कुछ तो मिलेगा आपको। ठीक है चलो, आप लोगों को मैं काम दे रहा हूँ, मैं भी। हाँ बोलो। इन থিওরি পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে হয়, বাট এটা তো রিয়েল লাইফে কি আছে? ओके फाइंड आउट करना, थोड़ा सर्वे करने के लिए दे रहा हूँ सर। आज के डेट में इंटरनेट है, गूगल है, फाइंड करना आप लोग कितना गुड्स आपको Sir, मिलता है। book, हाँ हाँ बुक्स, book, बुक आई डोंट नो, मैं भी अभी तक कुछ फाइंड आउट नहीं किया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग घर में केस स्टडीज की तरह ढूंढना कि परफेक्टली इलास्टिक गुड्स कितना मिलेगा आपको। ठीक है, अगर मिले तो बताना, अगर ना मिले तो भी बताना, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिन बताऊंगा कि किसका क्या होगा। लेकिन फिलहाल आप समझ तो लो कि परफेक्टली इलास्टिक गुड्स कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक में ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट होते हैं। इट इज अ सिचुएशन इन विच डिमांड फॉर अ कमोडिटी कंटिन्यूअसली चेंज विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। It means demand for a commodity is perfectly flexible in case of perfectly elastic demand. In perfectly elastic demand, demand curve will be horizontal. अब अगर हम लोगों ने इलास्टिसिटी इनफाइनाइट देख लिया, अब हम लोग ना इसके साथ साथ इलास्टिसिटी का जीरो वाला भी देख लेते हैं। मतलब ये ठीक उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट कॉन्सेप्ट में चलता है। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब ये एकदम जैसे ये परफेक्टली इलास्टिक था, ये जस्ट उसका ऑपोजिट परफेक्टली इन इलास्टिक। जब ईडी इक्वल्स टू होता है जीरो, कब होता है सर ऐसा? when the price of a commodity does not influence, when the price of a commodity does not influence demand of that commodity, again दाम उसके डिमांड को कंट्रोल नहीं कर रहा है, then that situation is called perfectly inelastic. In perfectly inelastic demand curve, the demand curve will be vertical. In other words, then if regardless of change in its price, the quantity demand of good remain unchanged. मतलब दाम अगर चेंज हो भी जाए, डिमांड चेंज नहीं होता, then the demand curve for the good will be vertical. ग्राफ देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा सर, थोड़ा ग्राफ को देखिएगा। Just look this. This is the origin situation. Okay, डिमांड कर्व ऐसे ड्रॉ होते हैं। ओरिजिन एक्स एक्सिस मतलब ग्राफिकल ग्राफ का आधा पोर्शन लिया जाता है सर, पॉजिटिव एरिया। दीज आर द नेगेटिव एरिया, इसको इग्नोर किया जाता है। जस्ट आप पॉजिटिव एरिया पे काम करो, जो बचपन में ग्राफ पेपर देते थे ना स्कूल में, वही वाला सर। ग्राफ इसलिए कहा जाता है, ग्राफ पेपर में ही इसको ड्रॉ किया जाता है नॉर्मली, बट आप लोग एग्जाम सिचुएशंस में डायरेक्टली कर सकते हो मेजरमेंट, जस्ट एक नॉर्मल मेजरमेंट के साथ। इधर आपका प्राइस है, दिस इज द प्राइस लाइन ना, एंड दिस इज द क्वांटिटी डिमांड लाइन। स्निग्धा देख ভালো করে, स्निग्धा स्पेशली यू देखना ठीक से। हाँ, दिस इज द प्राइस लाइन। अब प्राइस लाइन में कितना भी चेंजेस हो जाए, प्राइस कभी यहाँ चले जाए, प्राइस कभी इधर आ जाए, पहले प्राइस मानो कि 100 था, अभी प्राइस 200 हो गया, प्राइस कभी 50 हो गया, बट डिमांड को इफेक्ट चेंज, मतलब इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता डिमांड पे प्रोडक्ट का। डिमांड यहीं पर था, यहीं पर है, और इसी जगह में ये रह रहा है। प्राइस कितना भी बदल जाए बट उसका इफेक्ट डिमांड पे नहीं आता। इस तरह का प्रोडक्ट को बोलते हैं इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक नहीं, परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में आ रहा है? घर में तो काम में दे ही रहा हूं, आप बैठे बैठे ढूंढना कि कितना परफेक्टली इन इलास्टिक गुड्स आपको मिलता है। मैं करंट इसको स्किप करता हूं, मतलब स्किप मतलब वो ढूंढने का काम आपका। ठीक है, देखते हैं सर किसको कितना मशक्कत करने को मिलता है, कौन कितना सर्वे करता है, मैं भी देखूंगा।
ओके सर, तो सर आप बताइएगा मुझे कि परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये पहले मुझे बता दीजिए। यस सर। ओके, अच्छा Yes, देन sir. हाँ बोलो। यस, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक एंड लेस देन यूनिट इलास्टिक, ये तो मैं तब से बात कर ही रहा हूँ, ठीक है। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक तब होगा, ये मैंने आपको 2 मिनट पहले भी बताया। इट रेफर्स टू सिचुएशंस बाय व्हिच परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज हायर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि चेंज इन प्राइस मानो कि 10%, प्रोडक्ट का दाम जो भी था उसका प्राइस का चेंजेस जो हुआ है 10% में हुआ है, बट उसका डिमांड जो चेंजेस हुआ है ना वो 20% में हुआ है। तो आप लोगों को तो पता है परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। तो अगर डेल्टा क्यू दैट इज क्वांटिटी अगर 20 है, मतलब डिमांड 20 में चेंजेस एंड प्राइस 10 में चेंजेस, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 2। हेलो, 20/10 मतलब 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1। हेलो, 2 इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक ना। अगर कोई प्रोडक्ट का वैल्यू ऐसे आते हैं कि अगर मेरा प्राइस चेंज 10% है और मेरा डिमांड चेंज 20% है, तो डिमांड तो हमेशा ऊपर जाएगा, जो मैं पहले आपको मैंने यही चीज में बार-बार बता रहा था। तो 20/10 दैट मींस 2। एंड अगर किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी ऐसा आता है, मतलब आप समझिएगा जैसे अभी 2 मिनट पहले हम लोग एप्पल में कर रहे थे ना, वो बेसल ऑफ आता है ना, तो वो एप्पल का क्या था, वो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक था, ठीक है। और उसके लिए दुकानदार भी क्या देख रहा था, वो भी उसको समझ में आ गया कि ये एप्पल जो है ये काफी इलास्टिक प्रोडक्ट है, मतलब इसमें वो बहुत जोर का फायदा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आने से थोड़ा लॉस भी जा सकता है। इलास्टिक बहुत ज्यादा है, बार बार इसका अप डाउन चलेगा। ओके अच्छा, यूनिट इलास्टिक का मतलब दाम में परिवर्तन 10%, डिमांड में परिवर्तन भी 10%, तो 10/10, दिस इज अ 10/10 कॉन्सेप्ट। तो 1 मतलब ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, जहां थे वही है, लेकिन हाँ चेंजेस होता रहता है। ऐसा प्रोडक्ट का चेंजेस होता रहता है। अगर दाम चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज हो जाएगा, लेकिन सिमिलर परसेंटेज में होगा। अगर सिमिलर परसेंटेज में होता है तो 10/10, जैसे कि इसका एग्जांपल्स भी आप लोग ढूंढिएगा, मैं नेक्स्ट दिन बताऊंगा कि आजकल का नॉर्मल स्मार्टफोन को आप इसके एग्जांपल में ले सकते हो। मतलब ये जैसे Xiaomi का 10,000 का फोन था, फिर 12,000 हुआ, फिर भी उतना ही लोग ले रहा है जितना लोग पहले लेता था, इस तरह का। ये 10-15,000 के फोन के बीच में आप ऐसे सोच सकते हो। मतलब और भी है बहुत सारा, वो आप सर्वे कीजिएगा। ये मुझे अभी 2 मिनट बोलते बोलते याद आया तो मैं आपको बोला। मतलब डिमांड में और प्राइस में चेंजेस एक इक्वल लेवल में होता है। एंड लेस देन यूनिट इलास्टिक जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट मतलब कि इसमें प्राइस चेंज अगर 10% है तो क्वांटिटी चेंज होगा 7%, ठीक है। मतलब आपका फिर से हो जाएगा 7/10, 7/10। तो 7/10 क्या हो जाता है सर, 0.7 ना। 7/10 मतलब 0.7, और 0.7 इज लेस देन 1, तो हो गया ना सर इनइलास्टिक। तो लेस देन यूनिट इलास्टिक। अगर मैं आपको इन तीनों ग्राफ के बारे में बताऊं, मैं नेक्स्ट दिन आपको ना एक बार ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा फिर से, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ग्राफ शो किया, ठीक है। मैं नेक्स्ट दिन आपको 2-3 ग्राफ ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए बोल रहा हूँ, जिसको समझ आ गया वो घर में प्रैक्टिस करे, ठीक है। आज मैंने ग्राफ नहीं दिखाया बिकॉज मैं आज थोड़ा कॉन्सेप्ट में ज्यादा ध्यान दिया, और ग्राफ को मैं जस्ट ओवरव्यू करके दिखा रहा हूँ, बट नेक्स्ट दिन मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक दिखाने से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो मैं एक दिखाता हूँ। ये ED = 1 दिखा दे क्या? हाँ, ED = 1 वाला कौन सा है? ये वाला। चलो ED = 1 दिखा देते हैं तो आपको पूरा सभी कुछ समझ में आ जाएगा। फटाफट देख लेते हैं। चलो सर, ED = 1 कैसे ड्रॉ करना है? ED = 1, ED = 1 में आपका जस्ट जो सिस्टम रहेगा वो कुछ ऐसा, ये x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओके। ये ओरिजिन है, इधर आपको क्वांटिटी शो करना है और इधर आपको प्राइस शो करना है, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल आपका प्राइस पहले P था, अभी प्राइस आपका P1 हो रहा है, ठीक है। जब आपका प्राइस P था तब आपका क्वांटिटी Q था। जब आपका प्राइस अच्छा उल्टा भी हो सकता है इसका, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सेकेंड, लेकिन जो भी मैं करूंगा एक इक्वल लेवल पे। जब आपका प्राइस P था तब क्वांटिटी डिमांड ज्यादा था, ठीक है। और जब आपका प्राइस P1 हो गया, दाम बढ़ गया, तब आपका क्वांटिटी डिमांड हो गया Q। ये नॉर्मल यही तो होता है ना सर। मेरा ड्राइंग में कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा होना चाहिए, ये वाला जगह नहीं होना चाहिए। अब ठीक है,
ठीक है ना रे भाई? Yes, sir. अब ये आपका डिमांड कर्व। अब ध्यान दीजिए कि प्राइस में चेंजेस 10%, क्वांटिटी में भी चेंजेस 10%। कैसे पता चलेगा? दिस गैप, ओके। अगर दोनों गैप, प्राइस का चेंजेस का गैप 10% है, क्वांटिटी का गैप भी 10% है, तो 10/10 इज 1, तो डिमांड कर्व थोड़ा ऐसा दिखेगा। लेकिन अब इसमें ना ग्राफ में ना परिवर्तन कैसे होता है, मतलब हाउ यू कैन फील कि इसमें मोर देन 1 है, मतलब ये ईडी इक्वल्स टू 1 है, या ईडी ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होता है, ईडी अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता है ना, ईडी ग्रेटर देन कब 1 होता है, जब 20/10 होगा, दैट मींस 2, है ना, या फिर कुछ भी जो भी हो जो 1 से ज्यादा हो। तो 1 से ज्यादा करने के लिए आपको सिंपल तरीका अपनाना है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन, प्राइस, मतलब इसमें क्या होता है, डिमांड का परिवर्तन थोड़ा ज्यादा होना ना। प्राइस जो है P1, इसको 10% ही रख लो। जब प्राइस P था तो आप जो क्वांटिटी था आपका वो Q था। जब आपका P1 हुआ तो क्वांटिटी जो है आपका वो Q1 हुआ। बट जस्ट लुक एट द गैप, दाम में परिवर्तन 10% बट क्वांटिटी में परिवर्तन 20%। हेलो सर, कुछ समझ में आ रहा है? हेलो यस सर। सर फर्क किसमें है, डिफरेंस क्या है इस दोनों ग्राफ में? ये इससे ज्यादा फ्लैटर है ना, क्वांटिटी चेंजটা বেশি, इसका क्वांटिटी चेंज ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा फ्लैटर है सर, है ना। और ये देखो ये कंपैरेटिवली इससे ज्यादा स्टीफ है। आप खुद भी करके देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको ना गैप को थोड़ा ध्यान से यूज करना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी में चेंजेस ज्यादा है, इसमें प्राइस चेंजेस 10% है, इसमें दोनों सेम है। सिमिलरली जब आप ईडी लेस देन, ये था ईडी ग्रेटर देन 1, सिमिलरली जब आप ईडी लेस देन 1 करोगे उसमें भी आपका एक वैसा ही इफेक्ट दिखेगा आपको। मैं यहीं पर करने का कोशिश कर रहा हूं, किसी को अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं नेक्स्ट दिन फिर से एक बार समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल আচ্ছা স্যার ইডি हाँ बोलो। ইডি ইকুয়ালস টু 1 ওটার কার্ভটা রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা হয় না? ইডি ইকুয়ালস টু 1 को রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা, আর রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা এটাকে বলে না, রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা বলে ওটা আমি বলবো, ওটা কস্টে আছে রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা, আমি বলবো ওটা। হ্যাঁ আই নো কষ্ট আছে, বাট এখানেও তো নরমালি তো ওটাই হয়। হ্যাঁ এখানেও বলা যায়, পয়েন্ট দ্য এক্সপেন্ডিচার ইজ দ্য সেম এন্ড সব সেমই থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলতে পারিস রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা, ঠিক আছে। বাট ওটা কস্টে বেশি ইউজ করি আমরা, ওটাকে আমরা বেশি কস্ট ইউজ করি, ওটা মানে থিওরি অফ কস্ট যেটা আছে ওখানে ওটা বেশি ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, আমি ওটা আমি ফার্দার তোকে দেখে একবার বলবো এখানে এটাকে এক্স্যাক্টলি বলে কিনা আমার এই মুহূর্তে খেয়াল হচ্ছে না, বাট কস্টে ওটাকে খুব ইউজ করি। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके। अच्छा ईडी लेस देन 1 करना है तो इसमें क्वांटिटी चेंजेस थोड़ा कम होगा, है ना, प्राइस में चेंजेस ज्यादा होगा। प्राइस आपका अगर P है तो ये आपका P1 होगा, इसका चेंजेस कर दो 10%। और जब आपका प्राइस P था तब आपका क्वांटिटी Q एंड जब P1 हुआ प्राइस तो क्वांटिटी को Q1। एंड अभी आपको डिमांड ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करोगे, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं जो बार बार जिस चीज पे बार बार फोकस कर रहा हूं, प्राइस में चेंजेस ज्यादा, क्वांटिटी में चेंजेस कम। दिस इज 10%, दिस इज 7% चेंज एंड दिस इज 10% चेंज। तो आप देखिएगा ये ज्यादा और ज्यादा स्टीफ हुआ, है ना, मतलब इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप जो है ये ज्यादा स्टीफी है ना, ज्यादा खड़ाई वाला है कंपेयर टू नॉर्मल से, और ये ज्यादा फ्लैटर है। तीनों को एक साथ कंपेयर कीजिए, आपको तीनों ग्राफ अलग अलग नजर आएगा। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है सर? सभी को पूछ रहा हूँ। नंदिनी কিছু বুঝতে পারা গেল না? হ্যাঁ স্যার পেরেছি। একটু प्रैक्टिस করতে হবে, ओके, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो घर में क्या करना है सर, देखो यहाँ पर भी जो तीनों ग्राफ दिया है ना, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी लेस देन 1, ईडी इक्वल्स टू 1, देखो इसमें से सबसे फ्लैटर ईडी ग्रेटर देन 1 है, ईडी लेस देन 1 जो है ज्यादा स्टीफ है, ईडी इक्वल्स टू 1 जो है वो एकदम नॉर्मल में है। और ये जो है ना सर, इसको हम लोग बोलते हैं सर इलास्टिसिटी मैप, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी मैप। मतलब जब आप सारा का सारा इलास्टिसिटी का एक ग्राफ के अंदर पुट करोगे, जैसे ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला, ये आपका वर्टिकल वाला, ये आपका ed लेस देन 1, दिस इज ed इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज ed ग्रेटर देन 1, तो आपका ग्राफ देखने में ऐसा होगा। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी मैप। ओके, तो घर पे ट्राई करोगे सर, प्रैक्टिस करोगे ये सारा का सारा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी विद ग्राफ, प्रैक्टिस करके मुझे ईमेल करोगे सर। और सर एग्जांपल क्या करना है, होमवर्क क्या है सर, तो पढ़ना सारा का सारा है, लेकिन एक केस स्टडीज आपको घर पे करना है। क्या करना है, ये जितना सारा इलास्टिसिटी आप देख रहे हो परफेक्टली, मतलब ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी, यूनिट इलास्टिक, लेस देन यूनिट इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। व्हाट इज द होमवर्क, कि आपको इन सारा का सारा चीजों को पढ़ना है, मतलब लिखना है, इसका एग्जाम्पल ढूंढना है और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके एक व्हाइट कॉपी में करके स्कैन करके मुझे ईमेल करना है। करोगे सर, इतना बात रखोगे कि नहीं रखोगे? हाँ सर। यस सर। यस सभी को पूछ रहा हूँ, इतना बात तो रख ही लोगे ना? Yes, sir. ओके यस सर। ठीक है सर, तो इतना करके आप लोग मुझे ksg2@gmail जो है ना उसमें मुझे करके सेंड करना, ठीक है। इसका हर एक का एग्जाम्पल ढूंढना, सबका एग्जाम्पल चाहिए मुझे, मिलेगा सर किस तरह का गुड से सभी एग्जाम्पल मिलेगा, तो उतना आप करो, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा और बढ़ाऊंगा, ठीक है। आई होप समझ में आया। स्निग्धा हो जाएगा से कास्ट, स्निग्धा, विश्वजीत, स्नेहाशीष, ओके। हाँ सर। जो टास्क मैंने दिया वो मुझे सबसे चाहिए, ठीक है, तो प्लीज एक बार Yes, मुझे sir. जरूर बताना। तो क्या अरिजीत बुझते पेरेছিস? ओके यस सर। ठीक है। आयुष ठीक है ना? हाँ सर, हाँ हाँ। ओके ठीक है सर, चलो फिर बाय, टाटा फिर आज। सर एयरपोर्ट Bye, स्कैन से sir. क्या था तो? हाँ हाँ हाँ, जिसका मैम का Bye, sir. क्लास है, जिनका मैम का क्लास है उनका क्लास होगा, मैम का 7:15 से होगा।